काव्या को घर के अंदर देखते ही जयकिशन राणावत की भौंवी सिकुड़ गई, जबकि काजल राणावत ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे सीने से लगाते हुए कहा, कब से इंतजार कर रही थी बेटा, कितनी देर लगा दी। काव्या नासमझी अंदाज में काजल की तरफ देखने लगी और मन ही मन कहा, माँ ऐसा क्यों बोल रही है? इनके पति ने तो खुद मुझे घर के अंदर दाखिल होने से मना किया था और ये मेरा इंतजार कर रही थी। यहाँ चल क्या रहा है? काव्या को खोया हुआ देख काजल ने जल्दी से उसका हाथ थामकर ऊपर सीढ़ियों के रास्ते चलने का इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे कमरे में सारा बंदोबस्त है, ब्यूटिशियन पहले से ही आ चुकी है और अब जल्दी से जाकर तुम तैयार हो जाओ, हम सबको अगले 1 घंटे में यहाँ से फार्म हाउस के लिए निकलना है। अपनी माँ की हड़बड़ाहट को देखते ही काव्या ने महसूस कर लिया था कि काजल राणावत शायद उसके और जयकिशन के बीच होने वाली किसी बहस को टालने की कोशिश करने के लिए उसे अपने कमरे के अंदर जाने को बोल रही थी। खैर, इस टाइम वो भी किसी तरह के बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए शांति से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। काव्या के वहां से जाते ही जयकिशन का गुस्सा लावे की तरह काजल पर फूट पड़ा। आपका दिमाग खराब है काजल, हमारी अनुमति के बिना आपने हिम्मत कैसे की उस लड़की को वापस यहाँ बुलाने की? जब हम बता चुके हैं कि वो अपने पति के साथ सीधे फार्म हाउस पहुंचेगी तो ये नाटक क्यों? काजल राणावत ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, ये नाटक लग रहा है आपको? अरे क्या आपने आदर्श की बात पूरी तरह से नहीं सुनी? किसी ने काव्या को किडनैप करने की कोशिश की थी, वो तो सही वक्त पर श्लोक ने पहुंचकर काव्या को आदर्श के साथ सेफली घर भेज दिया, वरना सोचिए हम अपनी बेटी को कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते। अपनी पत्नी को ऊंचे लहजे में बात करता सुनकर राणावत साहब का पारा और चढ़ गया। गुस्से में सामने रखे फूलदान को लात मारकर गिराते हुए वो गरजे, हमें किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं है काव्या से, वो हमेशा खुद के बनाए गड्ढे में गिरती आई है और हमने बस उस गंदगी को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोला है। शादी करके घर से भागी तब रिश्तेदारों और लोगों के सामने ये ढोंग रचना पड़ा कि हमने उसे बाहर पढ़ने को भेजा है, लेकिन सच की भनक लगते देर थोड़ी ना लगती है। आपने जरूर कुछ अपने रिश्तेदारों को बताया होगा, तभी तो आपके बड़े भाई हमसे काव्या के गायब होने का जिक्र छेड़ बैठे। आपको पता है कितनी शर्मिंदगी हुई हमें? वहां हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी मौजूद थे। जयकिशन का तंज सुनते ही काजल राणावत ने नरम पड़ते हुए मध्यम लहजे में कहा, लोगों का काम होता है 100 बातें बनाना, अब उसके चलते तो आप अपनी संतान को हर समय गलत नहीं ठहरा सकते हैं ना। अभी काव्या को हमारे प्यार भरे सहाय की जरूरत है, आप प्लीज उसके लिए नफरत के बीज बोकर उसे अपने से दूर न करें। बाप का फर्ज समझकर उसे इस घर से ढेर सारे आशीर्वाद के साथ विदा करिए। काजल राणावत की बात सुनकर जयकिशन ने ठंडी सांस छोड़ी और सर झटक कर कहा, आपकी ममता के साए में आपकी बेटी काफी खुश है, हमारे साए के नीचे आते ही उसे वापस से कड़वी यादों से जूझना पड़ता है। इसलिए बेहतर यही है कि आज शाम की पार्टी के बाद आप काव्या से सारे रिश्ते नाते तोड़ लें। ये पार्टी देना हमारी मजबूरी है ताकि बिरादरी में इस बात का दबदबा बना रहे कि हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाकी काव्या की किस्मत। और हाँ, हमने फैसला कर लिया है, अगर काव्या का घर बसाना है तो हम तीनों को उसकी जिंदगी से निकल जाना होगा और इसलिए हमने 2 दिन बाद के लंदन की टिकट ले ली है। लंदन? काजल राणावत का सर चकराया। ये आप क्या बोल रहे हैं? कौन जा रहा है लंदन? जयकिशन राणावत ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, हम, आदर्श और आप, अब यही परिवार है हमारा। हम पिछले 3 सालों से इस कोशिश में लगे थे। लंदन में लगभग हमारी कंपनी का फ्रेंचाइजी का उत्पादन हो गया है, अब बस हमें जाकर वहां की भागदौड़ संभालनी है, इसलिए ये सब छोड़कर जाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। हमेशा की तरह जयकिशन राणावत ने एक बार फिर अपना फैसला काजल राणावत के ऊपर थोप दिया था। वो सदमे से सोफे पर जा बैठी। जयकिशन राणावत का काव्या से कोई लगाव नहीं था। वो सर थामे मन ही मन बोली, बेटी के पैदा होने पर आपके चेहरे पर खुशी नहीं थी राणावत साहब, क्योंकि आपको पहली संतान बेटा चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि वक्त के साथ साथ आपके अंदर पिता का एहसास जन्म ले लेगा, लेकिन मैं गलत थी। आज भी आपको काव्या से ज्यादा इस बात की परवाह है कि उसके अतीत के दाग से आपका दामन न करना हो जाए। हर एक पिता तो छावनी बनकर बच्चों की गलतियों को अपने अंदर समेट लेता है, लेकिन शायद आप कभी ना अच्छे पति थे, न ही अच्छे पिता बन पाएंगे। काजल राणावत ने घड़ी में बढ़ते समय की तरफ देखा, फिर लंबी सांस छोड़कर वो सोफे से उठी। मन ही मन कोई ठोस फैसला करके वो काव्या के कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर श्लोक गणेश के साथ उसके बताए हुए पते पर पहुंच चुका था। उसने गाड़ी अपार्टमेंट से थोड़ी दूर पर रोककर पूछा, कौन सा फ्लैट नंबर? पता नहीं साहब, गणेश ने हकलाते हुए कहा, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। बोलते हुए उसने जल्दी से अपने मोबाइल से एक नंबर मिलाकर कॉल लगाया। कॉल रिसीव होते ही उसने पूछा, हाँ, मैं वो काव्या बीबी को लेकर आ गया हूँ, कौन से फ्लोर पर आना है? दूसरी तरफ से आवाज आई, फ्लैट नंबर 402, और कॉल कट कर दी गई। श्लोक ने गाड़ी से नीचे उतरकर कहा, तुम यहाँ नीचे मेरा इंतजार करो और खबरदार किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। बोलते हुए श्लोक ने कदम आगे बढ़ाया तो गणेश ने टोका, साहब, किसी भी तरह का खतरा महसूस हो तो बस मेरे नंबर पर मिस कॉल मार देना, मैं तुरंत पुलिस बुला लूंगा। श्लोक ने सरसरी नजरों से गणेश को घूरा, फिर अपार्टमेंट के अंदर चला गया। वो अपार्टमेंट काफी सुनसान इलाके में था और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बेसमेंट तैयार नहीं था, यहाँ तक कि लिफ्ट भी अभी नहीं लगी थी। श्लोक सीढ़ियां चढ़ते हुए 4थे फ्लोर पर पहुंच गया। जगह जगह पर पेंट के डब्बे, सीमेंट के धब्बे, ढेर सारी गंदगी फैली हुई थी। फ्लैट नंबर 402 के सामने पहुंचकर श्लोक ने लंबी सांस छोड़कर खुद को रिलैक्स किया और दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ जैसे ही बढ़ाया, दरवाजा हाथ के हल्के धक्के से खुद ब खुद खुलता चला गया। श्लोक ने हैरानी से उस खुले दरवाजे के अंदर झांका, लेकिन हॉल में घोर अंधेरा था। न बत्ती जल रही थी और ना ही किसी खिड़की या रोशनदान के खुले होने का सबूत मौजूद था। श्लोक ने हिम्मत करके उस अंधेरे हॉल के अंदर जैसे ही कदम रखा, तभी खट की आवाज के साथ ट्यूबलाइट जली और साथ साथ किसी की आवाज सुनाई पड़ी, वेलकम वेलकम मिस्टर श्लोक मेहरा, इतने सालों के बाद तुम्हें देखकर काफी खुशी महसूस हुई। अचानक आंख में पड़ी लाइट के कारण
श्लोक की आंखों को सामने बैठे शख्स को पहचानने में कुछ सेकंड लगे। अजिंक्य रंधावा श्लोक के मुंह से निकला तो सामने सोफे पर बैठा हुआ अजिंक्य हंसते हुए बोला, तूने तो पहचान लिया यार। मुझे लगा कि इतने सालों बाद मुझे पहचानने से इनकार कर देगा, लेकिन मान गया यार तुझे। अजिंक्य ने सोफे पर जमी हुई ही मजाकिया लहजे में कहा, आखिर काव्या को तूने पा ही लिया। अजिंक्य को देखते ही श्लोक का पारा चढ़ गया था, लेकिन उसने खुद के जज्बात को कंट्रोल करके कहा, तुम आखिर काव्या से चाहते क्या हो? कुछ नहीं। अजिंक्य ने बत्ती से दिखाते हुए कहा, सच बताओ श्लोक, तो मुझे काव्या से कुछ मिल भी नहीं सकता। और तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर काव्या का इंतजार कर रहा हूँ? नहीं माय फ्रेंड। बोलते हुए अजिंक्य सोफे से उठते हुए बोला, मुझे सच में काव्या के पति का इंतजार था। दरअसल काव्या को यहाँ पर लाना प्लान का हिस्सा था ही नहीं। अजिंक्य की बात सुनते ही श्लोक को झटका लगा। उसने सवालिया नजरों से उसे घूर कर देखा। क्या हुआ? अजिंक्य ने सहमे लहजे में कहा, तू मुझे इस तरह घूर क्यों रहा है? अरे बाबा, अब काव्या का पति कौन है वो जानने के लिए ये छोटा सा नाटक तो बनता था ना। अजिंक्य ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन यकीन मान, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि काव्या की शादी तुझसे हुई है। तू कॉलेज में का फट्टू सा दिखता था और अब ये हीरो जैसा स्टाइल। अजिंक्य ने श्लोक के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बता ना, तू इतने अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, ये कभी मुझे बताया क्यों नहीं? श्लोक और अजिंक्य आ चुके हैं आमने सामने। इसका क्या अंजाम होगा? क्या लंदन जाने के फैसले पर काजल राणावत फिर से चुप्पी साध लेगी, या इस बार वो अपने पति के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा पाएगी? अजिंक्य ने मजाक मजाक में ही श्लोक को जब इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे होने का तंज कसा तो श्लोक ने उसका हाथ अपने कंधे से झटकते हुए कहा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, और रही बात तुझे बताने की, तो तू कभी मेरा दोस्त था ही नहीं, बस नाम का क्लासमेट था। अरे, अजिंक्य ने श्लोक को बिगड़े मूड को देखते ही कहा, नाराज क्यों हो रहा है? माना कि मैंने कॉलेज में कभी भी तेरी दोस्ती को ज्यादा लिफ्ट नहीं किया, तो वो क्या है ना। अजिंक्य ने दोनों हाथ मसलते हुए कहा, मेरे दोस्तों का ग्रुप मेरे सामने झुककर रहता था, लेकिन तुझमें अकड़ कूट कूट कर भरी थी। हाँ, तू दिखने में मेरे जैसा हैंडसम नहीं था, लेकिन तेरी अकड़ मुझे मात दे जाती, इसलिए तुझसे दोस्ती करने में कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा था। हाँ, अगर तब ये मालूम होता कि तू हर्षवर्धन मेहरा का बेटा है, तो पहली मुलाकात में दोस्ती का हाथ बढ़ा देता। जस्ट शट अप। श्लोक ने अजिंक्य को झिड़कते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, आखिरी वार्निंग देने आया हूँ। बोलते हुए श्लोक ने पैनी निगाहों से अजिंक्य को देखते हुए कहा, काव्या से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। श्लोक की वार्निंग सुनते ही अजिंक्य के चेहरे का भाव एक सेकंड के लिए बदला, फिर तेज हंसी उसके मुंह पर फूटी। उसने हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, ये कैसी फिल्मी धमकी दे रहा है तू? है? बोलते हुए अजिंक्य ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी करके श्लोक की नकल करनी चाहिए। मेरी काव्या से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। अजिंक्य की यह हरकत श्लोक के गुस्से का तापमान बढ़ा रही थी। वो मुट्ठियों को भींचे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अजिंक्य से बेवजह उलझकर वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे तो बस किसी तरह से दवा का सच उगलवाना था। श्लोक ने सरसरी नजर पूरे हॉल पर डाली, फिर अजिंक्य से पूछा, तो तुम यहाँ पर अकेले ही मेरा इंतजार कर रहे थे? श्लोक की बात सुनते ही अजिंक्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा कि ये फेक किडनैपिंग का प्लान काव्या के लिए था? अरे यार, इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ कि जिस लड़की को किडनैप करना है उसके मोबाइल की लोकेशन के टैप होने की भनक मुझे ना हो। परसों जब काव्या से मेरी मुलाकात हुई थी, तब से ही। अजिंक्य की बात पूरी होने से पहले ही श्लोक ने टोका, परसों? काव्या तुमसे परसों मिली थी? श्लोक के चेहरे पर छाई बेकिनी देख अजिंक्य ने गंभीर लहजे के साथ कहा, हाँ, काव्या मुझसे मिलने आई थी। काव्या ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? श्लोक ने चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर कहा, शायद काव्या को टाइम नहीं मिला बताने का, वरना वो मुझे जरूर बताती। श्लोक इस समय अजिंक्य के सामने अपनी और काव्या के रिश्ते की सच्चाई नहीं खोलना चाहता था, इसलिए उसने बात बदलने की कोशिश की। यानी कि तुम काव्या का पीछा कर रहे थे? श्लोक ने कड़े लहजे में पूछा। तुमने जानबूझकर गणेश को भेजा और फिर उस पार्लर में ले जाने का नाटक किया। असल में इन सब के पीछे का तुम्हारा मकसद था मुझसे मिलना। अगर मुझसे मिलने का इतना शौक था तो खुद क्यों नहीं पहुंच गए मेरे पास? काव्या को बीच में लेकर आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। अजिंक्य ने दांत भींच कर कहा, श्लोक, तू अब तक बुद्धू ही है। यार, मैंने एक तीर से दो निशाने लगाए थे, और किसी न किसी एक निशाने पर तीर तो जाकर लगना ही था। या तो काव्या यहाँ मौजूद होती, और या तू। और देखना। अजिंक्य ने बोलते हुए हॉल के खिड़की के पर्दे सरकाते हुए कहा, कितनी हसीन शाम है ना। आजा, दोनों दोस्त बैठकर एक एक जाम पीकर पुराने दिनों की याद ताजा करते हैं। अजिंक्य की बेफिक्री देखते हुए श्लोक ने वहां रुककर अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं समझी। वो सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए बोला, तुमने काव्या को किस तरह की दवा दी है? ओह! अजिंक्य ने हंसते हुए कहा, वो तो मामूली सा ग्लूकोज पाउडर था ब्रो। अब क्या करे, किडनैपिंग सीन में थोड़ा सा तड़का लगाने का मन कर रहा था। ग्लूकोज पाउडर सुनते ही श्लोक को राहत महसूस हुई, लेकिन वो अब इस भद्दे मजाक से चिढ़ चुका था। उसने वापस जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया कि तभी अजिंक्य की आवाज उसके कानों से टकराई, पूछोगे नहीं कि काव्या मुझसे मिलने क्यों आई थी? श्लोक के बढ़ते हुए कदम एकाएक रुक गए। उसने पीछे मुड़कर अजिंक्य की तरफ गौर से देखा। हाथ में विस्की का ग्लास थामे वो काफी सीरियस अंदाज में श्लोक की तरफ देख रहा था। एक पल के लिए श्लोक के मन में भी ये इच्छा जागी कि वो जाने कि काव्या ने उसे अजिंक्य से मिलने वाली बात क्यों छुपाई, लेकिन उसने अजिंक्य के सवाल को नजरअंदाज करना बेहतर समझा। श्लोक, अजिंक्य ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे पता है कि काव्या से तुम्हारा लगाव काफी पुराना है। कॉलेज के दिनों में जब तुमने पहली बार काव्या को देखा था, तब से अपना दिल हार बैठे थे। लेकिन काव्या
उसने मुझे चुना। ना तब वो तुम्हें पसंद करती थी और ना आज करती है। अजिंक्य के मुंह से ये सुनते ही श्लोक ने बीच में ही टोका। मुझे तुमसे मेरे और काव्या के रिश्ते पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं चाहिए, और यहाँ बुलाकर मेरा टाइम खराब करने के लिए थैंक्स। श्लोक ने कड़वे लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाओ दोस्त जाओ। अजिंक्य ने नरम लहजे के साथ कहा। अपना दुख कितने अच्छे से छुपाते आए हो आज तक तुम। काव्या जब तुम्हारी नहीं थी तब उससे अपने जज्बात छुपाए, और आज जब वो तुम्हारी है तब भी तुम अपने प्यार का इजहार खुलकर नहीं कर सकते। अजिंक्य की बात सुनकर श्लोक अपनी जगह पर ठिठक गया। आखिर अजिंक्य कैसे उसके और काव्या के बीच की दूरी के बारे में जानता था? कहीं काव्या ने तो उसे कुछ नहीं बताया? श्लोक मन ही मन ये सोच रहा था कि अजिंक्य की आवाज फिर से उसके कानों से टकराई। क्या सोच रहे हो? मुझे कैसे पता चला? बोलते हुए अजिंक्य ने सोफे से उठते हुए एक बिस्की का ग्लास हाथ में उठाया। श्लोक की तरफ धीरे कदमों से बढ़ते हुए कहा, दरअसल काव्या ने मुझे खुद बताया कि वो इस शादी से खुश नहीं है। तुमसे शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बोलते हुए अजिंक्य ने विस्की का ग्लास श्लोक को थमाते हुए कहा। मुझे तो काफी बुरा लगा सुनकर। मैं तो उसे दूसरी शादी की मुबारकबाद देना चाहता था, लेकिन वो बिगड़ गई। कहने लगी कि उसे घर वालों ने मजबूर किया है। श्लोक जैसा लाइफ पार्टनर वो कभी भी नहीं चाहती थी। अजिंक्य की ये सारी बातें धमाके की तरह श्लोक को अपने कानों में महसूस हो रही थी। हाँ, ये सच तो है, काव्या उसे नफरत ही तो करती थी। काव्या की वो सारी कड़वी बातें उसकी यादों को कुरेदने लगी। श्लोक को मन ही मन गहरी ठेस पहुंची कि जो बात उसने अपनी फैमिली या दोस्तों के सामने भी डिस्क्लोज नहीं की थी, काव्या ने वो सब बातें अजिंक्य को बता दी, उस आदमी को जिससे उसका अतीत जुड़ा था। क्या हुआ श्लोक? अजिंक्य ने अचरज भाव से पूछा। तेरे चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई है? श्लोक ने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर हल्के हाथ से थपथपाते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं जाता हूँ। लेकिन श्लोक ने सीधे अजिंक्य की आंखों में देखकर कहा, तुम काव्या से दूर ही रहना। अगर उसे किसी भी तरह से ब्लैकमेल या डराने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। श्लोक की धमकी सुनकर अजिंक्य ने मुस्कुराकर कहा, यकीन मानो दोस्त, मैं खुद काव्या की जिंदगी से दूर रहना चाहता हूँ। आखिर उसके प्यार में मुझे भी तो धोखा ही मिला है। अजिंक्य की आवाज रुआ सी हो गई। श्लोक यार, तू बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध ले। काव्या किसी की सगी नहीं हो सकती। वो न अपने फैमिली की हो सकी है, न मेरे साथ निभा सकी, और उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर मुझे जेल तक भेज दिया। वरना तू खुद बता। अजिंक्य ने श्लोक की आंखों में देखते हुए पूछा। जिस लड़की से मैंने खुद की पसंद से शादी की थी, मैं उसे क्यों छोड़ता? माना कि मैं कई लड़कियों से फ्लर्ट करता था, लेकिन जिस लड़की से शादी करूंगा उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना ये भी मेरा उसूल था। और वैसे भी काव्या को मैंने घर से नहीं भगाया था, वो खुद अपनी मर्जी से भागी थी। अजिंक्य के ये आखिरी कहे गए शब्द सुनकर श्लोक के मन में काजल राणावत की बात गूंज गई। अजिंक्य ने काव्या को कुछ समय तक दोनों की शादी छुपाने की बात कही थी, लेकिन काव्या रातों रात हमें छोड़कर चली गई थी। तो क्या? श्लोक मन ही मन बड़बड़ाया। काव्या क्या मेरे साथ भी किसी तरह का खेल खेल रही है? अजिंक्य की बातों में कितनी सच्चाई है? क्या श्लोक अजिंक्य की बातों पर विश्वास करेगा? क्या होगा इसका असर काव्या और श्लोक के लगभग बिखरते हुए रिश्ते पर? अजिंक्य की बातें सुनकर श्लोक का विश्वास एक पल के लिए डगमगाया जरूर, लेकिन उसने तुरंत अपने लहजे को मजबूत करके कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। तुम कॉलेज में भी एक आवारा किस्म के लड़के थे, और आज भी वही हो। श्लोक ने घूर कर अजिंक्य की आंखों में देखते हुए कहा, तो अजिंक्य के होंठों पर अफसोस भरी मुस्कुराहट खिल गई। तो ठीक कह रहा है श्लोक। बोलते हुए अजिंक्य ने विस्की का एक सिप लिया और आंखों में उभर आई नमी को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं एक आवारा किस्म का लड़का था, लेकिन शादी के बंधन ने मुझे जिम्मेदार बना दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी काव्या के साथ बिताना चाहता था, लेकिन बोलते हुए अजिंक्य ने श्लोक की तरफ बेबसी से देखा। काव्या ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे हमारे रिश्ते की नींव हिल गई। कैसा कदम? श्लोक ने अचरज भरे लहजे में पूछा। अबॉर्शन। अजिंक्य के मुंह से निकला यह शब्द तीर की तरह श्लोक के दिल पर व्युस्त होते हुए महसूस हुआ। उसके चेहरे पर छाई बेयकीनी देखकर अजिंक्य ने आगे कहा, हाँ श्लोक, मैं सुधर रहा था, और जिस दिन मुझे पता चला कि काव्या मां बनने वाली है, उस दिन से मेरे अंदर अपनी जिम्मेदारी उठाने को लेकर एक अलग ही जोश जाग उठा। लेकिन काव्या को वो बच्चा नहीं चाहिए था। पता नहीं वो इस रिश्ते से क्या चाहती थी, लेकिन मैंने उसे काफी मनाया, मेहनत की, लेकिन एक दिन मेरी गैर हाजिरी में उसने हॉस्पिटल जाकर अबॉर्शन करवा लिया। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बात का सबूत है मेरे पास। बोलते हुए अजिंक्य ने अपने वॉलेट से एक स्लिप बाहर निकालकर श्लोक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कागज मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, ताकि खुद को इस बात का एहसास दिला सकूं कि काव्या ने मेरे साथ कितना गलत किया था। मैं चाहकर भी आज तक काव्या से नफरत नहीं कर पाया, लेकिन मेरे बच्चे को मारकर उसने मेरी नजरों में अपनी कदर हमेशा के लिए खो दी। अजिंक्य की आवाज सिसकने लगी तो श्लोक की आंखें भी टपटपा गई। अजिंक्य ने सिसकते हुए कहा, काव्या मेरी आदत थी श्लोक। इतने सालों बाद जब वो मुझे मिली तो मैं उसकी मासूमियत में फिर से डूबता चला गया। उसकी बातों से मुझे अंदाजा मिला कि वो कितनी तकलीफ में है, लेकिन आज जब मैं तुमसे मिला हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि काव्या ने किस कदर हम दोनों को अंधेरे में रखा हुआ है। श्लोक ने कांपते हाथों से वो स्लिप देखी। 3 साल पहले की एक तारीख दर्ज की थी और काव्या के नाम के साथ अबॉर्शन वाली स्लिप पर उसका साइन था, यानी खुद काव्या ने बच्चा गिराने की परमिशन दी थी। श्लोक को अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस होने लगी। बाएं हाथ में पकड़े विस्की से भरे ग्लास को उसने एक ही सांस में गले से नीचे उतार लिया। कुछ सेकंड में ही विस्की का नशा उसके ऊपर हावी होने लगा तो उसके हाथ से वो स्लिप नीचे फर्श पर जा गिरी और वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे का सहारा लेने की कोशिश करने लगा। श्लोक, अजिंक्य ने जल्दी से उसे संभालते हुए उसके हाथ में पकड़ा विस्की का खाली ग्लास उससे छीनते हुए डपटा, यार संभाल खुद को, हम दोनों एक ही मझधार में फंसे हुए हैं। शायद तेरा प्यार मेरे से ज्यादा सच्चा हो, शायद तेरे प्यार की ताकत काव्या को सुधार दे, लेकिन मैं हार गया हूँ दोस्त। मुझ में और हिम्मत नहीं है झूठ के सहारे जिंदगी गुजारने की।
और इसलिए मैं काव्य के पति से भी मिलना चाहता था ताकि उसे सच बता सकूं। लेकिन यार मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी तुझसे हुई है। अजिंक्य ने शर्मिंदगी जताते हुए कहा। आज एक बार फिर मेरी वजह से तेरा दिल टूट गया। अजिंक्य आगे भी बोलता रहा, लेकिन श्लोक के कान सुन पड़ गए थे। वो किसी तरह दरवाजे का सहारा लेकर फ्लैट से बाहर निकल आया। उसे वहां से जाते हुए देख अजिंक्य ने जल्दी से गणेश को कॉल लगाते हुए फिक्रमंद लहजे में कहा, गणेश, श्लोक की हालत सही नहीं है, इसे सही सलामत रिसेप्शन वेन्यू पहुंचा देना। जी साहब। गणेश ने दूसरी तरफ से कहा। और साहब आप? हम? अजिंक्य ने ठहरे अंदाज में कहा। तमाशा देखने तो हम जरूर आएंगे। बोलते हुए उसने उंगलियों से आंखों को रगड़कर साफ किया और आंसू की बूंद को उंगली के पूरों पर रखकर झटके से हटाते हुए कहा, अब इस नाटक के बाद तो असली तमाशा देखना बनता ही है। श्लोक लड़खड़ाते कदमों से अपार्टमेंट के बाहर निकला तो ऑर्डर के हिसाब से गणेश ने उसे सहारा देकर गाड़ी के अंदर बैठा दिया और बिना कुछ सवाल जवाब किए गाड़ी को रिसेप्शन वेन्यू की तरफ बढ़ा दी। ठीक 15 मिनट बाद अजिंक्य भी अपार्टमेंट से बाहर निकल आया। थोड़ी दूर पर पार्क की हुई गाड़ी की तरफ वो सीटी बजाते हुए बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने पूछा, कैसी हो स्वीटहार्ट? पिछली सीट पर रस्सियों में जकड़ी छाया कसमसा कर रह गई। अजिंक्य ने उसे कनखी मारते हुए कहा, चलो आज तुम्हें राणावत साहब की दावत उड़ाने का मौका देते हैं। तुम मेरी पार्टनर बनना और खूब एंजॉय करना, बस अपना मुंह मत खोलना। अजिंक्य ने व्यंग भरी हंसी के साथ कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ठीक 7:10 पर हर्षवर्धन मेहरा अपनी वाइफ सरिता मेहरा के साथ वेन्यू पर पहुंच चुके थे, लेकिन एंट्रेंस पर उन्हें रिसीव करने के लिए घर का कोई मेंबर नहीं मौजूद था। ये देखते ही हर्षवर्धन मेहरा गुस्से में भुनभुनाए, देखा तुमने, मैंने कहा था ना इस पार्टी में सिर्फ हमारी बेइज्जती ही होगी। समधी होने के बावजूद भी कोई नहीं है हमारा वेलकम करने के लिए। ऐसा लग रहा है हम आम गेस्ट की तरह हैं। वो राणावत समझता क्या है अपने आप को? उसने हमारे बेटे को खरीद लिया है। अरे मैं तो। बस करिए, सरिता मेहरा ने बीच में ही टोका। क्या दरवाजे पर क्यों अपना तमाशा बना रहे हैं? हम अंदर चलते हैं। हो सकता है वो सब हमारा अंदर इंतजार कर रहे हो। हर्षवर्धन मेहरा का मूड ऑफ हो चुका था, लेकिन सरिता मेहरा भी कम परेशान नहीं थी। अजिंक्य रंधावा ने क्या प्लान बनाया था, इस बात की भनक उन्हें अब तक नहीं लगी थी। कहीं उस लड़के पर भरोसा करके मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? सरिता मेहरा ने मन ही मन कहा। इससे अच्छा तो मैं उस लड़की छवि को ही सबूत के तौर पर पेश करती। लेकिन अब तो ना वो लड़की मेरे हाथ में है, ऊपर से अजिंक्य ने काम हो जाने पर पैसों की अलग से डिमांड कर दी है। लेकिन अगर वो काव्या और उसके परिवार की इंसल्ट करने में कामयाब रहा तो मैं ये नुकसान उठाने को भी तैयार हूँ। सरिता मेहरा इसी उधेड़-बुन में फंसी थी कि तभी एक तेज दर्रार आवाज से चौंक उठी। उनकी किटी पार्टी की दोस्त गरिमा चौहान की आवाज थी। ओह माय गॉड काजल! गरिमा ने अहंकार भरे लहजे में कहा, तुमने कैसे अपनी बेटी की शादी मिडिल क्लास में कर दी? पिंक शिफॉन की महंगी साड़ी पर डायमंड सेट पहने हुए गरिमा चौहान काव्या की मां काजल राणावत से बड़े ही शॉकिंग अंदाज में पूछ रही थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ काजल? भाई साहब ने इतने अमीर घराने के रिश्ते छोड़कर आखिर काव्या के लिए एक मिडिल क्लास परिवार क्यों चुन लिया? बेचारी काव्या, पता नहीं उसे कौन कौन सी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। दिखावे का अफसोस जताते हुए गरिमा चौहान ने काजल से झूठी हमदर्दी जताई और ड्रिंक का सिप लेकर पूछा, वैसे कहाँ है तुम्हारी समधन? गरिमा का सवाल सुनते ही सरिता मेहरा ने जल्दी से अपना चेहरा नीचे झुका लिया और मैदान की दूसरी तरफ तेजी से बढ़ गई। लेडीज वॉशरूम दिखाई पड़ते ही सरिता मेहरा सीधे उसके अंदर चली गई। आईने के सामने खड़े होकर लंबी सांस लेते हुए अपना अक्स उन्होंने देखते हुए कहा, अच्छा हुआ उस गरिमा की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, वरना किसी और का मजाक उड़ने की बजाय मैं ही अपने सोशल सर्कल में बदनाम हो जाती। ये मिडिल क्लास की एक्टिंग करने के लिए इतनी सस्ती साड़ी, इमिटेशन ज्वेलरी, ये कचरा, ये सब देखते ही गरिमा चौहान 100 तरह के सवाल भी करती और उल्टा 10 लोगों के बीच जाकर मजाक उड़ाती। खुद से बात करते हुए सरिता मेहरा ने बालों में फंसे कचरे को नोचकर नीचे फर्श पर फेंक दिया और जल्दी से अपने पर्स से मोबाइल निकालकर अजिंक्य को कॉल मिला दी। रिंग जाती रही, लेकिन दूसरी तरफ से जब कॉल पिक नहीं हुई तो सरिता मेहरा का सब्र जवाब दे गया। बस, सरिता मेहरा ने दांत भींचते हुए कहा, अगर ये निकम्मे अजिंक्य के भरोसे बैठी रही तो जय किशन की जगह अपना ही तमाशा बनवा बैठूंगी। मैं 1 मिनट भी अब यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे हर्षवर्धन को साथ लेकर पार्टी से जाना ही होगा। सोचते हुए सरिता मेहरा वॉशरूम से बाहर जाने को हुई कि तभी बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। हाँ दी, रास्ता क्लियर है, आप लेडीज वॉशरूम के ऊपर बने लॉबी में आ सकती हो, मैं श्लोक जीजू को लेकर आता हूँ। कोई तेजी से बोलते हुए वॉशरूम के बाहर से गुजर रहा था। सरिता मेहरा ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो थोड़ी दूर पर आदर्श जाते हुए दिखा। पार्टी से पहले काफी श्लोक से अकेले में क्यों मिलना चाह रही है? सरिता मेहरा चौकन्ना होते हुए मन ही मन कहा, ये लड़की कहीं मेरे बेटे को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाली है। अजिंक्य की बातों में आकर श्लोक कौन सा कदम उठाने वाला है? क्या है अजिंक्य का मास्टर प्लान? सरिता मेहरा क्या काव्या और श्लोक को अकेले मिलने से रोक पाएंगी? पार्टी से पहले काव्या का यूं श्लोक से चोरी छुपकर मुलाकात करने की बात सुनकर सरिता मेहरा के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। ये लड़की जितनी सीधी बनने की कोशिश कर रही है ना श्लोक के सामने, उतनी ही टेढ़ी खीर है। सरिता मेहरा खुद में ही बड़बड़ाई, मैं इस रिश्ते का बस एक ही अंजाम चाहती हूँ, डिवोर्स, और उसके लिए मुझे इन दोनों को अकेले मिलने से रोकना पड़ेगा, वरना ये लड़की अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में श्लोक को फंसाकर अपने दागदार अतीत से श्लोक का फ्यूचर भी बर्बाद कर देगी। जब तक काव्या की पहली शादी का सच श्लोक के सामने नहीं आ जाता, मुझे श्लोक को उससे मिलने से रोकना ही होगा। सरिता मेहरा ने जल्दी से श्लोक को कॉल मिलाया, लेकिन श्लोक ने भी उनकी कॉल पिक नहीं की। ओह गॉड, मेरा कॉल कोई क्यों नहीं पिक कर रहा? झुंझलाते हुए सरिता मेहरा ने लॉबी में दूर जाते आदर्श की तरफ देखा, फिर कुछ सोचते हुए आदर्श का पीछा करने के लिए अपने कदम उठाए ही थे कि तभी उनकी नजर मैदान पे जमा होते हुए भीड़ के जमघट पर पड़ी।
दो लोगों की बहस की आवाज के साथ भीड़ में होती फुसफुसाहट की आवाज लगातार तेज हो रही थी। वहां क्या हो रहा है? सरिता मेहरा हैरानी से उस ओर बढ़ते हुए बोली। कहीं अजिंक्य ने काव्या की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए कुछ प्लान तो नहीं किया है? मुझे तो देखना ही पड़ेगा। जिस तमाशे के लिए पार्टी में शामिल हुई हूँ उसका मजा उठाना तो बनता है। सरिता मेहरा मन में ख्याली पुलाव बनाते हुए तेज कदमों से इकट्ठी हुई भीड़ की तरफ बढ़ गई। ठीक 8 बजते ही फार्म हाउस गेस्ट से भर चुका था। जयकिशन राणावत सब मेहमानों से मिलकर बेसब्री से श्लोक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन श्लोक का कुछ अता पता नहीं देख उनके माथे पर चिंता की रेखा उभरने लगी थी। हर्षवर्धन मेहरा को ड्रिंक वाले सेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ देख जयकिशन ने उनका रास्ता रोकते ही पूछा, श्लोक कहाँ है? हर्षवर्धन मेहरा जयकिशन के इस बर्ताव से बुरी तरह से झल्ला गए। न कोई आदर सत्कार, ऊपर से समधी का मान भी नहीं, और सीधे सवाल। हर्षवर्धन मेहरा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, ये तो आपको अपनी बेटी से पूछना चाहिए। बोलते हुए हर्षवर्धन मेहरा जैसे ही आगे बढ़ने को हुए तो जयकिशन ने तभी आवाज में कहा, देखो हर्षवर्धन, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। चुपचाप बता दो कि श्लोक कहाँ पर है। कहाँ छुपा कर रखा है तुमने अपने बेटे को? छुपाकर? हर्षवर्धन मेहरा की त्योरियां चढ़ गई। झूठ बोलकर मेरे सीधे साधे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझसे पूछते हो कि मैंने श्लोक को कहाँ छुपा कर रखा है? अच्छा है। हर्षवर्धन मेहरा ने भी तुनक कर कहा, अच्छा है कि आज की पार्टी में श्लोक शामिल ना हो। मैं भी तो देखूं कि कैसे इतने सारे लोगों के बीच अपने दामाद के मौजूद ना होने पर तुम्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। जो झूठा रौब तुमने फैला कर रखा है उसकी असलियत लोगों को भी पता चलनी चाहिए। हर्षवर्धन मेहरा, जयकिशन राणावत ने दांत पीस कर कहा, तुम अपनी औकात से ज्यादा उड़ने लगे हो। मत भूलो कि हम चाहें तो एक पल में तुम्हारा नामो निशान मिटा सकते हैं। बस तुम्हारे बेटे की वजह से खामोश है, वरना तुम जैसे लोगों की औकात ही क्या है जो हम जैसे खानदानी लोगों के साथ उठो बैठो। जयकिशन के मुंह से तंज सुनते ही हर्षवर्धन मेहरा का भी पारा चढ़ गया। आसपास खड़े लोगों की परवाह न करते हुए हर्षवर्धन मेहरा भी ऊंची आवाज में बोल पड़े, मेरी औकात की क्या बात करते हो जयकिशन? मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी पूरी कंपनी यहीं खड़े खड़े खरीद लूं और तुम्हें सड़क पर ले आऊं। अपने कंपनी के ब्रांच को लंदन शिफ्ट किया है ना तुमने? अरे बहुत घाटे का सौदा किया है। लंदन के जिक्र आते ही जयकिशन के कान खड़े हो गए। आसपास मौजूद लोग भी दिलचस्पी से जयकिशन और हर्षवर्धन में होने वाली बहस को सुनने लगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? जयकिशन राणावत ने भी ऊंचे लहजे में कहा, हर्षवर्धन मेहरा, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे आम जैसे दिखने वाले बेटे से रिश्ता जोड़कर हमने उल्टा तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। और क्या पता तुमने भी लालच में आकर इस रिश्ते के लिए हामी भर दी हो। जयकिशन के मुंह से इतनी कड़वी बोली फूटती सुन हर्षवर्धन मेहरा के पारी का तापमान बढ़ चुका था। बस, हर्षवर्धन मेहरा ने चीख कर कहा, मैं अब तक सब कुछ श्लोक की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन और नहीं, अभी के अभी मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर्स। हर्षवर्धन मेहरा इससे पहले अपनी बात पूरी कर पाते कि तभी भीड़ से होते हुए सरिता मेहरा सामने आई और हर्षवर्धन का हाथ पकड़ते हुए आंखों से उन्हें चुप रहने का इशारा किया। हर्षवर्धन मेहरा ने खींचते हुए कहा, बहुत शौक था ना तुम्हें अपने बेटे की खुशी में शामिल होने का, तो देख लो इन लोगों की असलियत। मैं अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकता। बोलते हुए हर्षवर्धन मेहरा बाहर के गेट की ओर बढ़ चले। मिस्टर राणावत, जयकिशन के पास खड़े उनके बिजनेस पार्टनर यश ने टोका, ये है आप लोगों के संबंधी? फिर व्यंग भरे लहजे में कहा, सच में मिडिल क्लास लोगों की औकात कभी नहीं बदल सकती। हर जगह तमाशा करना ही इनका पेशा है। जयकिशन ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, बेटी के पसंद के आगे मजबूर थे यश साहब, वरना इन जैसे लोगों को हम अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देते। ऐसे 10 लोग तो हमारे घर में नौकरों की हैसियत से रहते हैं। छोड़िए ये सब, आइए मैं आपको अपने नए ब्रांच की शेयरिंग स्टॉक्स बताता हूँ। बोलते हुए जयकिशन अपने बिजनेस पार्टनरों को लेकर ड्रिंक सेक्शन की तरफ बढ़ गए। पीछे खड़ी सरिता मेहरा आसपास मौजूद लोगों की चुपती नजरों को देखकर मन ही मन कुड़ने लगी। गुस्से का लावा उनके अंदर भी फूट रहा था, लेकिन वो हर्षवर्धन मेहरा की तरह अपना गुस्सा जाहिर कर फिर से खुद का तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। अपमान का घूंट पीते हुए वो भी भीड़ से अलग थलग आ गई। पीछे लोगों के बीच होती हुई खुसर पुसर सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहा, अब पानी सर से ऊपर आ चुका है, मुझे खुद कुछ करना होगा, वरना जयकिशन की जगह आज हमारा ही तमाशा बन जाएगा। तो अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर आकर हर्षवर्धन को रोक लिया, वरना असलियत सामने आते ही 100 तरह के सवाल फिर से खड़े हो जाते और इन बाप बेटी का तमाशा बनने के बजाय हम तीनों लोग ही शक के कटघरे में आ जाते। सरिता मेहरा ने लेडीज वॉशरूम के ऊपर बने लॉबी की तरफ देखते हुए खुद से कहा, सर मैं भी तो पता लगाऊं कि वो लड़की काव्या श्लोक से अकेले में क्यों मिलना चाह रही है। सरिता मेहरा वापस से उसी लॉबी की तरफ जाने को हुई कि तभी आवाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। ओह माय गॉड! गरिमा चौहान की तेज आवाज उनके कानों से टकराई, जो थोड़ी दूर पर ही अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी ड्रिंक का मजा ले रही थी। मिसेस मेहरा, गरिमा ने आगे बढ़ते हुए गर्मजोशी के साथ कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? I mean, जहाँ तक मुझे पता है कि मेहरा इंडस्ट्री और राणावत ग्रुप में दूर दूर तक भी कोई बिजनेस रिलेशन नहीं है, तो अचानक उनकी बेटी के रिसेप्शन पार्टी में मेहराज का आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, और ऊपर से इस मिडिल क्लास होलिये में। गरिमा चौहान के साथ साथ उसके साथ खड़ी और बिजनेस पार्टनर्स की वाइफ भी सरिता मेहरा की तरफ दिलचस्पी नजरों से देखने लगी। सरिता मेहरा अपने सोशल ग्रुप में हाई क्लास और फैशन टेस्ट के लिए पॉपुलर थी, इसलिए उनका ड्रेसिंग सेंस देखकर गरिमा चौहान भी सवारियां नजरों से उन्हें घूरने लगी। वो मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में। सरिता मेहरा ने जल्दी से बात को टालने की कोशिश करने लगी कि तभी काजल राणावत भी वहां पहुंच गई। सरिता मेहरा को देखते ही उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर आत्मग्लानि भाव के साथ कहा, राणावत साहब ने जो हर्षवर्धन भाई साहब के साथ बदतमीजी की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ मिसेस मेहरा। माफी की बात सुनते ही सरिता मेहरा ने सरसरी नजरों से गरिमा की तरफ देखा और जल्दी में कहा, कोई बात नहीं,
और इससे पहले कि काजल राणावत उनकी समधन होने का ढिंडोरा पीटती, सरिता ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। मिसेस मेहरा, काजल राणावत ने दोबारा आवाज दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सब बातों का असर हमारे बच्चों के भविष्य पर ना पड़े। मैं नहीं चाहती कि श्लोक और काव्या की नई शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। व्हाट? करीमा चौहान के मुंह से निकला। श्लोक मेहरा की शादी हो चुकी है, वो भी काव्या राणावत से? क्या काव्या का तमाशा बनाने के चक्कर में सरिता मेहरा खुद भीड़ का तमाशा बन जाएंगी? श्लोक अब तक रिसेप्शन वेन्यू पर पहुंचा क्यों नहीं है? क्या अजिंक्य ने उसे नुकसान पहुंचाया है? काव्या क्या श्लोक से अकेले में मिलकर अपने दिल की बात कह पाएगी? श्लोक की शादी की बात सुनते ही गरिमा चौहान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सवालिया नजरों से सरिता मेहरा की तरफ देखते हुए पूछा, मिसेस मेहरा, श्लोक की शादी हो चुकी है? हाउ इज दिस पॉसिबल? लास्ट वीक की किटी पार्टी में आपने ही तो कहा था कि श्लोक के लिए आप लड़की ढूंढ रही हैं, तो ये अचानक? और आपने ये भी कहा था कि काम के सिलसिले में श्लोक को 3 महीने के लिए लंदन जाना पड़ा, तो ये रिसेप्शन पार्टी किस श्लोक मेहरा के नाम पर है? गरिमा चौहान का सवाल सुनते ही सरिता मेहरा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ काजल राणावत ना समझी में उनका चेहरा ताकने लगी। वो ये श्लोक मेहरा कोई और है? सरिता मेहरा ने अटकते हुए कहा। मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है। बोलते हुए सरिता मेहरा लगभग दौड़ते हुए फार्म हाउस के गेट की तरफ बढ़ गई। काजल राणावत ने सवालिया नजरों से गरिमा चौहान की तरफ देखकर पूछा, आप मिसेस मेहरा को जानती हैं? इन्हें कौन नहीं जानता? गरिमा चौहान ने सपाट लहजे में कहा। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन मेहरा की पत्नी है सरिता मेहरा। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, सरिता मेहरा इन मामूली कपड़ों में आपकी पार्टी में क्या कर रही हैं? गरिमा चौहान का उल्टा सवाल सुनते ही काजल राणावत का दिमाग घूमने लगा। महराज इंडस्ट्रीज, जहां तक उन्हें याद था, अक्सर वो जयकिशन राणावत के मुंह से इन लोगों का जिक्र सुनती थी। राणावत बिजनेस की राइवल कंपनी जो काफी वक्त से राणावत एंटरप्राइजेस के शेयर्स को हड़पने की कोशिश में लगी थी। ये कैसे हो सकता है? काजल राणावत ने मन ही मन चिंता जताई। श्लोक तो एक आम सा एम्प्लॉय था राणावत साहब के ऑफिस में। कहीं मेहरा ग्रुप ने राणावत कंपनी के शेयर्स हड़पने के लिए ये नाटक तो नहीं किया? श्लोक ने मिडिल क्लास एम्प्लॉय बनकर पहले ऑफिस ज्वाइन किया, फिर राणावत साहब के मन में जगह बनाई, फिर काव्या से शादी। कहीं ये सब उनके प्लान का हिस्सा तो नहीं था? कहीं वो लोग राणावत बिजनेस को धोखे से हड़पने की चाल तो नहीं चल रहे थे? श्लोक ने सीधा होने का ढोंग करके मुझसे काव्या के अतीत के बारे में भी जान लिया है। कहीं काव्या के कड़वे अतीत की सच्चाई जानकर वो उसका फायदा तो नहीं उठाने वाला? इतना सोचते ही काजल राणावत का चेहरा पीला पड़ने लगा। मुझे काव्या को इस पार्टी में आने से रोकना ही होगा। बिजनेस की दुश्मनी की भेंट कहीं काव्या न चढ़ जाए। घबराहट के मारे काजल राणावत ने सबसे पहले काव्या को कॉल मिलाई, लेकिन नंबर बंद आता रहा। क्या करूं? काजल राणावत ने सामने लोगों की तरफ देखा। पार्टी शुरू हो चुकी थी। बस स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन का इंतजार था। जयकिशन राणावत चेहरे पर बेचैनी समेटे बार बार घड़ी के कांटे की तरफ देख रहे थे। काव्या और श्लोक दोनों में से किसी के पार्टी में आने की कोई खबर नहीं थी। क्या करूं मैं? काजल राणावत खुद में बड़बड़ाई। राणावत साहब को सब कुछ बता दूं? नहीं, उन्हें बताकर कुछ फायदा नहीं है। वो तो गुस्से में आकर फिर से कोई उल्टा सीधा फैसला कर लेंगे जिसकी भेंट मेरी बेटी चढ़ जाएगी। लेकिन श्लोक अब तक पार्टी में क्यों नहीं पहुंचा? कहीं वो काव्या को यहाँ स्टेज पर अकेले छोड़कर जाने का तो नहीं सोच रहा है? ऐसे तो हम सबकी काफी बेइज्जती हो जाएगी। और काव्या, उसे तो रिश्तेदारों के ताने सुनने मिलेंगे कि शादी के 2 दिन के अंदर ही पति छोड़कर चला गया। हे भगवान! काजल की आंखें डबडबाने लगी। किस मझधार में फंसा दिया है आपने? काजल राणावत इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी किसी की आवाज उनके कानों से टकराई। हेलो एक्स सासू मां। आवाज सुनते ही काजल राणावत ने जैसे ही मुड़कर पीछे खड़े शख्स को देखा, उनकी रही सही सोचने की क्षमता भी जाती रही। अजिंक्य? काजल ने फटी फटी आंखों से सामने खड़े अजिंक्य को देखते ही कहा। वाओ! अजिंक्य ने बेशर्मी से आगे बढ़ते हुए कहा, आपकी याददाश्त तो काफी तेज है। एक ही बार मुलाकात हुई है हमारी, लेकिन इतने सालों बाद भी झट से पहचान लिया। ये होती है ना सास वाली बात। तुम काजल राणावत ने अटकते हुए पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं? अजिंक्य ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। पार्टी अटेंड करने आया हूँ। अब काव्या की दोबारा शादी करवा दी है आप लोगों ने। पुराना रिश्ता ही सही, लेकिन मेरा आना तो बनता है ना। नहीं, काजल राणावत ने अपना लहजा मजबूत करके कहा। तुम काव्या के आसपास भी नहीं भटक सकते। मैं भी गार्ड्स को बुलाती हूँ। ये बोलते ही काजल राणावत ने जैसे ही गार्ड्स को आवाज देनी चाहिए कि तभी अजिंक्य ने धमकी भरे अंदाज में कहा। रिलैक्स सासू माँ, क्यों तमाशा बना रही हैं? अभी तक तो किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगी तो मुझे अपनी सच्चाई लोगों को बतानी पड़ेगी। आप क्या चाहती हैं? वैसे ससुर जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे मुझे आज तक काव्या ने कभी उनसे मिलवाया नहीं, इसलिए अपनी पहचान बताने मुझे खुद आना पड़ा। अजिंक्य की धमकी भरी बात सुनते ही काजल राणावत ने नफरत भरे लहजे में कहा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? देखो, मेरी बेटी और मेरे परिवार से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे सासू माँ, आप तो भड़क गई। मैं तो पार्टी एंजॉय करने आया हूँ। अजिंक्य ने इठलाकर जवाब दिया। वैसे भी आपको यह जानकर बहुत खुशी महसूस होगी कि आपका दामाद श्लोक मेहरा मेरा काफी पुराना दोस्त है। उसी ने तो मुझे आज की पार्टी में इनवाइट किया है। श्लोक का नाम सुनते ही काजल राणावत के चेहरे का रंग फिर से फीका पड़ गया। अब तो कोई शक की गुंजाइश भी नहीं बची थी कि श्लोक ने जानबूझकर अजिंक्य से कांटेक्ट किया होगा ताकि काव्या के अतीत का सच उन लोगों के खिलाफ ही इस्तेमाल करने वाला है। काजल राणावत के चेहरे पर घबराहट और डर का भाव देखते ही अजिंक्य को समझ आ गया कि उनका निशाना सटीक बैठा है। अब वो अपना दूसरा पासा फेंकने को तैयार था और उसके लिए बस उसे काव्या तक पहुंचना था। लेकिन काव्या अब तक कहां पर थी? एक हॉल नुमा कमरा था जिसमें काव्या पिछले आधे घंटे से श्लोक के आने का इंतजार कर रही थी। उसने ब्लड रेड कलर का ब्राइडल गाउन पहना हुआ था।
बालों को स्ट्रेट कर कंधे पर खोला छोड़ा गया था। कलाई में डायमंड का ब्रेसलेट था और गले में हल्के वजन वाला लॉकेट। शादी के दिन भले ही वो अनमने ढंग से तैयार हुई थी और उसने खुद को शीशे में भी नहीं देखा था, लेकिन आज की शाम तैयार होते हुए वो बार बार शीशे में खुद को श्लोक की नजरों से देखने की कोशिश कर रही थी। काव्या के मन के किसी कोने में छिपा चोर बार बार श्लोक की ओर खींचने पर मजबूर कर रहा था। वो खुद भी इस एहसास से अनजान थी, लेकिन 2 दिन की शादी में इस नए एहसास ने उसे खुद से सवाल जवाब करने पर मजबूर कर दिया था। मैं आखिर श्लोक से मिलना क्यों चाह रही हूँ? काव्या ने लगभग एक ही सवाल को 50 बार अपने मन में दोहराया। श्लोक के मुझसे डिवोर्स की बात सुनकर मुझे तकलीफ क्यों होने लगी? मैं क्यों तब से 2 पल सुकून से उससे बात करके अपने मन की सारी परत उसके सामने खोलने के लिए बेचैन हूँ? क्यों श्लोक को अपने अतीत की सच्चाई बताने के लिए बेसब्र हो रही हूँ? क्यों मैं उसके सामने उसे नफरत करने की वजह बताना चाहती हूँ? श्लोक, काव्या ने खुद से पूछा, ऐसा क्या है तुम में कि मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रही? कि शादी का पवित्र बंधन है या कोई और छुपे हुए जज्बात? काव्या न जाने इस तरह के कितने सवाल जवाब खुद से करती रह जाती कि तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज के साथ हॉल में मौजूद लाइट्स डिम हो गई। काव्या ने हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ देखा, जहां मैसेज बीप होने की आवाज आई। आदर्श का मैसेज था। श्लोक जीजू को मैंने भेज दिया है, लाइट्स भी डिम कर दी है ताकि किसी गेस्ट का अटेंशन इस रूम की तरफ न जाए। देख, 10 मिनट है तुम्हारे पास। मैसेज पढ़ते ही काव्या के होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट रंग आई। उसने मोबाइल एक तरफ टेबल पर सरकाया और दरवाजे की तरफ दिखने लगी। डिम लाइट में दरवाजा पूरा खुला और भारी जूतों की आवाज काव्या के कानों से टकराई। एक लंबे कद का काला साया हॉल के अंदर उसे आते हुए दिखा, जो संभल कर कदम बढ़ाते हुए अंदर आया और काव्या से लगभग 50 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। क्या काव्या अपने और श्लोक के बीच में पनपी दूरी को मिटाने की कोशिश में कामयाब हो पाएगी? काजल राणावत अब श्लोक की सच्चाई जानने के बाद कौन सा कदम उठाएंगी? 2 मिनट की चुप्पी के बाद काव्या ने अपना रुख खुली खिड़की की तरफ किया। उसे जब महसूस हुआ कि श्लोक शांति से खड़ा उसके बोलने का इंतजार कर रहा है, तो कमरे की खामोशी तोड़ने की कोशिश करते हुए काव्या ने बोलना शुरू किया। मुझे पता है कि तुम मुझसे बात तो क्या अभी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे होंगे, इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ बुलाया है ताकि हमारे बीच में जो भी गलतफहमी की दीवार खड़ी हो चुकी है उसे मैं दूर कर सकूं। काव्या ने अपने मन में चलती उलझन को श्लोक के सामने रखते हुए बोलना शुरू किया। ये शादी मेरे लिए गले में फांसी के फंदे जैसी थी। मैं इसे निकलने के लिए मचल रही थी, लेकिन तुमने मेरे मन में फिर से एक उम्मीद जगाई कि मेरे अंदर अभी भी कुछ जज्बात बचे हैं। हाँ, मैं पहले जैसी काव्या तो नहीं बन सकती, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे जुड़कर मेरे मन में छाई वो पुरानी अल्लड़ काव्या फिर से जीने की तमन्ना कर बैठी है। अगर तुमने मुझे इस रास्ते पर अकेला छोड़ दिया तो शायद मैं फिर से खो जाऊंगी। बोलते हुए काव्या की आवाज भर्रा उठी। उसने पीछे मुड़कर श्लोक की तरफ देखा, जो अब तक स्थिर खड़ा था। काव्या ने आंखों में उमड़ते आंसू को हथेली में रगड़कर साफ करते हुए फिर से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे लाख नफरत करने की कोशिश में क्यों हारने लगी। मैं सब कुछ भूलकर दोबारा शुरुआत करना चाहती हूँ। हाँ, मैंने काफी उल्टे सीधे काम किए, तुम्हें काफी बुरा भला बोला है, लेकिन आज मैं सब कुछ पीछे छोड़कर बस तुमसे एक और मौके की मांग करती हूँ। पता नहीं इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा, लेकिन मैं इस रिश्ते को नफरत की भेंट चढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। बोलते हुए काव्या ने भीगी पलकें उठाकर सामने देखकर कहा, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? काव्या श्लोक के जवाब के इंतजार में खड़ी थी कि तभी दरवाजे के बाहर से फूलदान टूटने की आवाज से वो चौकन्नी हो उठी। उसने तड़प कर दोबारा सवाल किया, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए मुझे प्लीज बता दो, क्या तुम इस रिश्ते को एक और मौका दोगे? काव्या के सवाल पर सामने खड़ी साई में हरकत हुई और वो तेजी से काव्या की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि काव्या कुछ समझ पाती, साई ने उसके पास आते ही उसे अपनी बाहों में भर लिया और पलक झपकते ही काव्या का चेहरा अपनी ओर करके काव्या के कपकपाते होठों को अपने होठ के कैद में ले लिया। ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि काव्या को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया और इससे पहले कि वो श्लोक को खुद से धक्का देकर दूर कर पाती, उसे महसूस हुआ कि श्लोक की एक हथेली ने उसकी ड्रेस की चेन को थोड़ा नीचे सरका दिया है। अनहोनी का एहसास होते ही काव्या ने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर श्लोक को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन श्लोक ने उतनी ही मजबूती से उसे खुद में जकड़ लिया और उसके होठों पर और टाइटली किस करने लगा। काव्या उसके कैद से भागने के लिए मचलने लगी कि तभी हॉल की डिम बत्ती अपने आप ही जगमगा उठी और साथ में किसी की तेज आवाज काव्या के कानों से टकराई। देख लीजिए आप सब, एक शरीफ खानदान की इकलौती बेटी की हरकतें। आवाज सुनते ही काव्या तड़प कर श्लोक से दूर हुई और उसने जैसे ही सामने देखा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हॉल के दरवाजे पर सरिता मेहरा श्लोक का हाथ थामे खड़ी थी और साथ में उसके मॉम, डैड और पार्टी में पहुंचे गेस्ट भी मौजूद थे। सबकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। श्लोक को दरवाजे पर देख काव्या ने नासमझी से पीछे मुड़कर देखा तो उसके कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा उठे। पीछे खड़ा शख्स बेशर्मी के साथ अपने भीगे होंठ साफ कर रहा था। तुम? काव्या के शब्द गले में ही अटक गए। जिसे वो इतनी देर से श्लोक समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अजिंक्य था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो श्लोक। काव्या ने अटकते हुए कहना चाहा कि तभी सरिता मेहरा ने ताली बजाकर तंज कसते हुए कहा, वाह, ये तो वही कहावत हो गई, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। देखा श्लोक? सरिता मेहरा ने श्लोक की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की तुम्हारे लायक है ही नहीं, तुम्हारे सीधेपन का नाजायज फायदा उठा लेगी, और देखो जिसका डर था वही हुआ। नहीं नहीं, काव्या ने तड़प कर कहा, श्लोक मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो यहाँ अकेले में। काव्या के बोलने से पहले ही अजिंक्य ने टोका, कम ऑन डार्लिंग, अब तुम सबको बता क्यों नहीं रही हो कि हम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे थे?
इस हालत में काव्या को देख और साथ साथ अजिंक्य की दिलेरी देख जय किशन राणावत का तेज पारा सीमा पार कर चुका था। आगे बढ़ते हुए सीधे अजिंक्य के शर्ट की कॉलर पकड़कर वो दहाड़े, ए लड़के, आगे एक शब्द और भी कहा तो यहाँ से लाश जाएगी तेरी। पता किसने तुझे पैसे दिए हमारा नाम खराब करने के लिए? किसके कहने पर तू यहाँ आया है? जय किशन राणावत ने दांत पीसकर सरिता मेहरा की तरफ देखकर सवाल किया। कहीं ये आपके पति की कोई घिनौनी साजिश तो नहीं है मिसेस मेहरा? वैसे भी पैसों के लिए तो आप जैसे मिडिल क्लास लोग काफी गिर सकते हैं। जय किशन का तंज सुनकर सरिता मेहरा ने उल्टा जवाब देना ही चाहा कि तभी अजिंक्य ने उन्हें आंखों से चुप रहने का इशारा किया और जय किशन का हाथ अपने कॉलर से झटकते हुए प्यार भरे अंदाज में कहा, रिलैक्स ससुर जी। ससुर जी। अजिंक्य की ये बात वहां मौजूद मेहमानों के लिए एक और धमाकेदार खबर थी। वही काजल राणावत का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। काव्या की शादी अजिंक्य से हुई थी, ये बात सिर्फ वो जानती थी। जय किशन राणावत ने अजिंक्य का नाम तो क्या उसे देखा भी नहीं था, इसलिए खुद के ससुर बोले जाने पर वो भी नासमझी में अजिंक्य की तरफ गुस्से से देखने लगे। अजिंक्य ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आई मीन एक्स ससुर जी। फिर आगे बढ़कर काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए तेज आवाज में कहा, आप सबने मुझे शायद पहचाना नहीं, मैं हूँ अजिंक्य रंधावा, काव्या राणावत का पहला पति। पहले हम दोनों ने भागकर शादी की और शादी के 1 साल बाद जिसे काव्या ने परिवार के दबाव में आकर छोड़ दिया। वही अमीर लड़की और गरीब लड़के की प्रेम कहानी जो बड़े घर के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाती। क्यों काव्या? अजिंक्य ने काव्या की तरफ देखकर पूछा। तुमने अपने डैड के जोर पर ही तो मुझे छोड़ दिया था। काव्या उस समय कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वो बस बुद्ध बने एक टक श्लोक की तरफ देख रही थी। उसे ये भी होश नहीं रहा कि अजिंक्य का हाथ उसके कंधे पर है और वो बेशर्मों की तरह सबके सामने उसे खुद से करीब करने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी तरफ श्लोक को तो जैसे किसी बात का होश ही नहीं था। वो बस सब लोगों की ऊंची ऊंची आवाज खुद के कानों में टकराते हुए महसूस कर रहा था और बस सामने नजर आ रही थी तो गुमसुम सी खड़ी काव्या जो बेबसी से उसे ही देखे जा रही थी। वाह राणावत साहब। सरिता मेहरा तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी, अब वो खुलकर बोल सकती थी। वाह, आप तो काफी छिपे रुस्तम निकले। अपनी बेटी की करतूतों के साथ साथ इसकी पहली शादी का सच भी छिपा लिया। क्या बकवास है ये? जय किशन राणावत ने खींच कर कहा और अजिंक्य का हाथ पकड़कर उसे काव्या से दूर धकेलते हुए पूछा, ए लड़के, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुपचाप हमें बता दो कि किसने भेजा है तुम्हें यहाँ। कौन हमारा नाम खराब करना चाहता है? हर्षवर्धन मेहरा ने तुझे भेजा है ना यहाँ, है? काव्या? जय किशन राणावत अब की बार काव्या की तरफ मुड़कर बोले, देखो, तुम हमें सच सच बताओ, क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें श्लोक को छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे? हमें तो पक्का यकीन है कि ये सब हर्षवर्धन मेहरा का ही किया धरा है। वो आदमी मुझे धमकी देकर गया था कि अपने बेटे श्लोक को इस शादी के चंगुल से आजाद करके रहेगा और बदले में मुझसे ढेर सारे पैसे भी हट लेगा। तैश में आकर जय किशन राणावत उल्टे सीधे इल्जाम श्लोक के माँ बाप पर लगाकर खुद का पलड़ा झाड़ने की नाकाम कोशिश में लगे थे। लेकिन सरिता मेहरा इतनी आसानी से जय किशन को छोड़ने वाली नहीं थी। आधे घंटे पहले जो पार्टी में उनके पति की बेइज्जती हुई थी और साथ साथ गरिमा चौहान के सवालों से बचने के लिए सरिता मेहरा खुद भी पार्टी छोड़कर जा रही थी, लेकिन तभी अजिंक्य रंधावा से वो टकराई थी। अजिंक्य को अब तक सरिता मेहरा ने देखा नहीं था, इसलिए वो गुस्से में भिन भिनाते हुए एक तरफ से होकर जाने को हुई कि तभी अजिंक्य के पीछे मौजूद लड़की को देखकर उनकी आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई। छवि? सरिता मेहरा के मुंह से निकला तो पीछे खड़े अजिंक्य ने भी मुस्कुराकर पूछा, काफी गुस्से में नजर आ रही हैं आप मिसेस मेहरा। कहीं पार्टी में आपका ही तो तमाशा नहीं बन गया? अजिंक्य की बात सुनते ही सरिता मेहरा ने मुड़कर उस लड़के को देखा और उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए अंदाजा लगाते हुए सवाल किया, तुम कहीं अजिंक्य रंधावा तो नहीं हो? सरिता मेहरा की मुलाकात जैसे ही अजिंक्य रंधावा से हुई वो उसके ऊपर भड़क उठी। तुमने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि जय किशन के परिवार का आज की पार्टी में तमाशा बना दूंगा और खुद गायब हो गए। मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? देखो, अगर मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो। रिलैक्स रिलैक्स मिसेस मेहरा। अजिंक्य ने सरिता मेहरा के गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए बीच में ही टोका, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? अभी असली पार्टी शुरू कहाँ हुई है, वो तो अब होगी मेरे आने के बाद। बोलते हुए अजिंक्य ने हॉल की जगमगाहट को देखते हुए कहा, आज की पार्टी राणावत खानदान के लिए काफी यादगार होगी। काफी पुराने हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका है। बस, सरिता मेहरा ने टोका, तुम ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते रहोगे या असल में कुछ करोगे भी? एक तो पहले ही मेरे पति की इतनी बेइज्जती हो चुकी है, वो गुस्से में यहाँ से जा चुके हैं और अब मैं भी यहाँ से जाने वाली हूँ। अरे नहीं मिसेस मेहरा, अजिंक्य ने जल्दी से कहा, आपको तो रुककर असली तमाशे का मजा लेना है। मेरी बात मानिए तो मिस्टर मेहरा को भी बुला लीजिए, बस कुछ देर और। फिर क्या? सरिता मेहरा ने पूछा। तुम ऐसा क्या करने वाले हो थोड़ी देर में? सरिता मेहरा का सवाल सुनते ही अजिंक्य के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ आई। धमाका होगा मिसेस मेहरा, अजिंक्य ने हंसकर कहा, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता करना होगा कि काव्या और श्लोक कहाँ पर है और छवि तुम। अजिंक्य ने सामने खड़ी डरी सहमी छवि से कहा, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? काव्या को लेकर फार्म हाउस के किसी सुनसान जगह पर लाना है। बाकी आगे का प्लान मैं पूरा करूंगा। और मिसेस मेहरा, अजिंक्य ने सरिता मेहरा को टोका, आपकी श्लोक से कोई बात हुई है? मुझे क्या मालूम? सरिता मेहरा ने खींच कर कहा, मैं तो खुद श्लोक को ढूंढने की कोशिश में लगी हूँ, लेकिन लगता है कि वो पहले ही काव्या से मिलने चला गया है। क्या मतलब? अजिंक्य ने नासमझी में पूछा तो सरिता मेहरा ने उसे आदर्श वाली बात बता दी कि किस तरह काव्या और उसके भाई ने मिलकर श्लोक को रेस्ट रूम के ऊपर बने हॉल में दोनों के अकेले मिलने का प्लान सेटअप किया है ताकि काव्या पार्टी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात श्लोक से कर सके। ओह, इतना सुनते ही अजिंक्य का शातिर दिमाग में अब कोई और ही प्लान चलने लगा। उसने झट से कहा, मिसेस मेहरा, ये तो सुनहरा मौका है हमारे लिए। आप बस वहां जाकर नजर रखिए कि श्लोक काव्या से ना मिले।
और मेरे कॉल का वेट करिए। मैं जैसे ही आपको कॉल करूंगा उसके ठीक 5 मिनट बाद आप यहाँ पार्टी में मौजूद सब लोगों को लेकर उस हॉल में पहुंचेगा। अजिंक्य का प्लान सुनकर सरिता मेहरा ने सवाल किया, लेकिन तुम करने क्या वाले हो? वो आपको उसी वक्त पता चलेगा। अजिंक्य ने गंभीर लहजे में कहा, फिर सीधे छाया का हाथ दबोचकर ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी से जाकर आदर्श को ढूंढो और किसी भी तरह से उसका मोबाइल लेकर आओ। जाओ जल्दी। बेचारी छाया काम सुनते ही तेजी से आदर्श को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तब तक अजिंक्य ने भी गणेश को कॉल मिला दी। गणेश जो कि पिछले आधे घंटे से फार्म हाउस के आसपास ही गाड़ी घुमा रहा था, अजिंक्य का कॉल आते ही उसने गाड़ी सीधे फार्म हाउस के गेट की तरफ घुमा दी। पीछे सीट पर गुमसुम बैठा श्लोक शायद अभी भी अपने होशो हवास में नहीं था, वरना इतनी देर से एक ही रास्ते पर गाड़ी घूमते देख उसे जरूर शक उठता। विस्की के असर के साथ साथ अजिंक्य की बातें उसके मन को कचोट रही थी, इसलिए वो बुद्ध बना बस खिड़की से बाहर देख रहा था। गाड़ी के अचानक रुकते ही उसने सवालिया नजरों से गणेश की तरफ देखा तो गणेश ने मुस्कुराकर कहा, साहेब आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। गणेश से बात करके अजिंक्य की नजर काजल राणावत पर पड़ गई। उसने कंधे झटकते हुए सरिता मेहरा से कहा, मिसेस मेहरा, मैं जरा अपनी एक्स सास से मिलकर आता हूँ, लेकिन आप चौकन्नी रहिएगा। क्या मालूम श्लोक अभी पार्टी में आया ही नहीं हो, इसलिए अपनी पैनी निगाहें गेट पर गाड़ी रखिएगा। श्लोक किसी भी हालत में काव्या से मिलने न जा पाए। बोलते हुए अजिंक्य आगे बढ़ गया तो पीछे खड़ी सरिता मेहरा खुद में बड़बड़ाने लगी, पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं, अब इस छोटे मोटे उचक्के के ऑर्डर लेने पड़ेंगे। खैर, एक बार अगर इस लड़के ने वो करके दिखा दिया जिसका ये दावा कर रहा है, तब जाकर मुझे कहीं सुकून मिलेगा। इस शादी ने तो मेरी नींद और चैन दोनों ही उड़ा दी है। बस एक बार ये शादी टूट जाए, फिर तो मैं श्लोक को इन सब झमेलों से दूर कुछ महीने के लिए इंडिया से बाहर भेज दूंगी। मॉम, श्लोक की आवाज सुनते ही सरिता मेहरा ने मुड़कर देखा। गणेश ने अजिंक्य के कहे अनुसार श्लोक को सीधे ही सरिता मेहरा के पास पहुंचा दिया था और खुद वहां से 9-11 हो गया था। श्लोक बेटा, सरिता मेहरा श्लोक को देखती ही अपनी सारी ममता उसके ऊपर लुटाते हुए प्यार भरे अंदाज में बोली, बेटा आज तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी है, हमें बुलाकर तुम खुद इतनी देर से यहाँ पहुंचे हो। बेटा कब से काव्या तुम्हारा इंतजार कर रही है। आवाज में काव्या के लिए मिठास खोलते हुए सरिता मेहरा ने कहा, इतने इंपॉर्टेंट दिन अपनी दुल्हन को इंतजार कराना सही नहीं है। दुल्हन? श्लोक के मुंह से निकला। उसकी उजड़ी हुई हालत शायद सरिता मेहरा भी नहीं महसूस कर पा रही थी। इस वक्त तो उसके मन में बस बदले की भावना बसी थी, इसलिए श्लोक की गायब दिमागी हालत पर उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाते हुए बोली, अच्छा इससे पहले कि तुम काव्या से जाकर मिलो, आओ मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। दूसरी तरफ छाया ने आदर्श से मिलकर उसका मोबाइल कॉल करने के बहाने अजिंक्य तक पहुंचा दिया था और फिर यहीं से शुरू हुआ था अजिंक्य का मास्टर प्लान। उसने आदर्श के नंबर से मैसेज टाइप करके काव्या को भेज दिया था और खुद तेजी से उसी जगह पर जा पहुंचा था जहां पर काव्या पहले से मौजूद श्लोक का इंतजार कर रही थी। आगे का काम तो अजिंक्य के लिए बाएं हाथ का खेल था। पहले हॉल का लाइट डिम कर दिया ताकि काव्या उसे पहचान न पाए, फिर बिना काव्या के शक हुए उसकी बातें सुनी और जैसे ही छाया ने बाहर गमला तोड़कर उसे इशारा दिया, उसने काव्या को जबरदस्ती पकड़कर किस कर लिया। काव्या इससे पहले अपनी सिचुएशन भाप पाती तब तक मिसेस मेहरा टाइम से सब मेहमानों को बहाने से इकट्ठा कर वहां पहुंच चुकी थी और जैसा उसने सोचा था वहां मौजूद सब लोगों की नजरों में काव्या और उसे लेकर काफी सवाल पैदा हो चुके थे। हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। जयकिशन राणावत की रौबदार आवाज सुनकर सरिता मेहरा का ध्यान वापस से सामने की स्थिति पर गया। जयकिशन ने अजिंक्य को अपने गार्ड से पकड़वा रखा था और उसे जबरदस्ती से जुगलवाने की कोशिश में लगे थे। सरिता मेहरा ये देखकर मन ही मन परेशान हो उठी। अगर इस लड़के ने गलती से भी मेरा नाम ले लिया तो सारा पासा उल्टा पड़ जाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? सरिता मेहरा ने तभी श्लोक को देखा जो अभी भी कुछ बोलने के बजाय एक टक काव्या को ही देखे जा रहा था। सरिता मेहरा ने काव्या की तरफ देखा तो वो भी बुत बनी डबडबाई आंखों से सिर्फ श्लोक को ही देख रही थी। ओह गॉड! सरिता मेहरा का माथा ठनका। कहीं ये श्लोक इस लड़की के आंसुओं को देखकर पिघल ना जाए। वैसे भी शादी के बाद इसने अब तक इस लड़की के खिलाफ बोले गए एक भी शब्द को सच नहीं माना है। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर बैठी है ये लड़की। सरिता मेहरा ने नफरत भरी निगाह काव्या के चेहरे पर डाली, फिर श्लोक की तरफ देखकर ऊंची आवाज में बोल पड़ी, देखा श्लोक, मैंने पहले ही कहा था इस लड़की और इसके परिवार में झोल है। अब आप ही सब बताइए। सरिता मेहरा ने वहां मौजूद मेहमानों से सहानुभूति लेने के इरादे से कहा, भला इतने अमीर बिजनेसमैन और अपनी इकलौती बेटी की शादी अपने ही कंपनी के मामूली एम्प्लॉय से करवा दी, वो भी 2 हफ्ते के अंदर। हाँ ये तो है। काव्या के बड़े फूफा जी जो न जाने कब से इस बात को उठाना चाहते थे, सरिता मेहरा की बातों से हामी भरते हुए बोले, हम सब रिश्तेदार भी कब से ये बात सोच सोचकर परेशान है कि जय किशन ने आनंद फानंद अपनी बेटी को ब्याह कैसे दिया, और वो भी बिना हम सब रिश्तेदारों की राय लिए हुए। क्यों काजल? फूफा जी ने काजल राणावत की तरफ देखकर सवाल किया, तुम जानती हो उस लड़के को? क्या ये सच कह रहा है कि काव्या ने भागकर शादी की थी? फंस चुकी है काव्या और श्लोक की नाजुक शादी की डोर अजिंक्य के घिनौने जाल में। क्या श्लोक अब इस पुनर्विवाह में काव्या का साथ देगा या छोड़ जाएगा उसे बीच रास्ते? सवालों के शिकंजे में जयकिशन राणावत और उनका परिवार अब घिर चुका था। जब रिश्तेदारों ने भी एक एक करके काव्या की शादी का सच जानने के लिए सवाल जवाब शुरू कर दिया तो काजल राणावत के माथे की सिलबटें गहरी होती चली गई। काव्या के फूफा जी से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने भी सवाल कर लिया, हम सब रिश्तेदार भी कब से ये बात सोच सोचकर परेशान है कि जय किशन ने आनंद फानंद अपनी बेटी को ब्याह कैसे दिया, और वो भी बिना हम सब रिश्तेदारों की राय लिए हुए। क्यों काजल? फूफा जी ने काजल राणावत की तरफ देखकर सवाल किया, तुम जानती हो इस लड़के को? क्या ये सच कह रहा है कि काव्या ने भागकर शादी की थी? अचानक किए गए इस सवाल से काजल राणावत के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि दूसरी तरफ जयकिशन ने बड़े ही रौबदार अंदाज में कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है जीजाजी। इस लड़के से काजल की क्या जान पहचान? ये लड़का साफ साफ झूठ बोल रहा है और हम अभी इसकी सारी होशियारी निकालते हैं। कैसे?
अजिंक्य ने हंसकर बेशर्मों की तरह कहा। मेरे मुंह पर पैसे मारकर? वैसे भी ये तो आम सी बात है आपके लिए। अभी कल ही की तो बात है जब आपने खुद 5 लाख रुपए काव्या की दोस्त छवि को दिए थे ताकि वो काव्या की क्लब वाली वीडियो डिलीट कर सके, जबकि असल में उसे वीडियो बनाने के बहाने 5 लाख का लालच भी आपने ही दिया था। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना एक्स ससुर जी? अजिंक्य ने तंज कसा और फिर काव्या की तरफ देखकर सीरियस अंदाज में पूछा। तुम्हारे डैड ने तुम्हें दूसरी शादी के लिए फोर्स इसी वीडियो को दिखाकर किया था ना? अजिंक्य की बात सुनते ही काव्या के कान खड़े हो गए और वो जय किशन के चेहरे की तरफ देखने लगी। जय किशन ने सक पकाते हुए कहा, ए लड़के, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। क्या सबूत है तेरे पास? हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस क्यों? सरिता मेहरा भी तपाक से बोल पड़ी। देखा आप सबने, पूरा परिवार ही झोल है। कहने को बड़े इज्जतदार लोग बने फिरते हैं लेकिन हरकतें बिल्कुल चीप हैं। सरिता मेहरा ने श्लोक का हाथ झंझोर कर कहा। अब तुम कुछ नहीं कहोगे? देख लो दोनों बाप बेटी की करतूतें। मेरा बस चले तो इस पूरे परिवार को जेल में डलवा दो। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। अब की बार जय किशन के न्यू बिजनेस पार्टनर आहूजा रॉय ने कहा। अब मुझे भी जय किशन की मंशा समझ आ रही है कि वो क्यों मेरे बेटे के रिश्ते के पीछे पड़ गए थे, यहाँ तक कि अपने कंपनी के शेयर्स कम भाव में भी बेचने को तैयार हो चुके थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा बेटा किसी और लड़की से प्यार करता है, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए सीधे मना कर दिया, वरना ये लड़की तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देती। पता नहीं कितने लड़कों के साथ ये। आहूजा रॉय इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाते काजल राणावत का सब्र जवाब दे गया और वो दोनों कान पर हाथ रखकर चीख उठी। बस बहुत हुआ। काजल राणावत का इस बर्ताव को देख सबका ध्यान उनकी तरफ गया तो वो रौंधी आवाज में बोल पड़ी। आप सबने बहुत इल्जाम लगा दिया मेरी मासूम बच्ची के ऊपर। इस सब में इसकी कोई गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ मेरी। ये बोलकर काजल राणावत ने श्लोक की तरफ टकटकी लगाकर देखा और पूछा, बताओ श्लोक, ये सब तुमने किया है ना? इस लड़के अजिंक्य को यहाँ पार्टी में बुलाने के पीछे तुम्हारा हाथ था ना? ये सारा तमाशा तुमने लगाया है ना? काव्या के अतीत से जुड़े सच को जानकर तुम उसे ब्लैकमेल करके राणावत शेयर्स में अपना हिस्सा चाह रहे थे ना? और सरिता जी, काजल ने उखड़े अंदाज में सरिता मेहरा से कहा, आप लोगों ने हमारे ऊपर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है, तो आपने क्या किया है फिर? इतने अमीर मेहरा इंडस्ट्री की मालकिन होकर एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली का नाटक करते हुए आप क्यों हमारे घर रिश्ता मांगने आई? हाँ, क्यों हमारी बेटी का हाथ मांगा? क्या इसके पीछे आप सबका कोई लोभ नहीं था? काजल राणावत की बातें सुनकर अब की बार जय किशन राणावत सन्नाटे में आ चुके थे। महराज, जय किशन के मुंह से निकला और उनकी आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई। काव्या का भी कुछ यही हाल था। श्लोक ने अजिंक्य को पार्टी में बुलाया। ये सुनते ही वो बेचैनी से पहलू बदलकर श्लोक की तरफ देखने लगी, लेकिन श्लोक तो जैसे अभी भी बुत बने अपनी माँ के साथ खड़ा था। इतने उलझन के बीच एक अजिंक्य ही था जो सारे सिचुएशन का मजा ले रहा था। उसने मन ही मन कहा, वाह, मैं तो यही सोच कर आया था कि हल्का फुल्का तमाशा होगा, लेकिन यहाँ तो पूरी मसालेदार खिचड़ी पक रही है। सही है, अब सरिता मेहरा भी जरा अपने फैलाए रायते को चख ले। वैसे ये सीधी सादी काव्या की मम्मी इतना कुछ सुना देगी, इसकी तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। सही है, मैं कुछ देर तक चुप रहकर तमाशा देखता हूँ, फिर फेंकूंगा अपने तुरुप का पत्ता। अब तो वहाँ मौजूद लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ मेहमान तो बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगे, बाकी कुछ अपनी ही राय देने लगे। रिश्तेदारों के बीच अलग ही हड़कंप मचा हुआ था। एक तरफ काव्या और श्लोक ही थे जो अब तक खामोश खड़े थे, वरना माहौल के हिसाब से सबने कोई ना कोई टिप्पणी कस ही दी थी। श्लोक की चुप्पी काव्या को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जय किशन राणावत ने जैसे ही ये समझ आया कि श्लोक कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं है बल्कि महराज इंडस्ट्री का इकलौता वारिस है, तब जाके उनको एहसास हुआ कि वो कितनी बुरी तरह से फंस चुके थे। कुछ देर पहले हुई हर्षवर्धन मेहरा से वो झड़प और उनकी बातें जय किशन के दिमाग में घूमने लगी, जब हर्षवर्धन मेहरा ने सबके सामने उन्हें करारा जवाब दिया था। मेरी औकात की क्या बात करते हो जय किशन? मैं चाहूँ तो तुम्हारी पूरी कंपनी यही खड़े खड़े खरीद लूं और तुम्हें सड़क पर ले आऊं। अपने कंपनी के ब्रांच को लंदन शिफ्ट किया है ना तुमने? अरे बहुत घाटे का सौदा किया है। ये हमने क्या कर दिया? जय किशन के मुंह से निकला। उन कमीने महराज को अपनी बेटी दे दी? नहीं। जय किशन राणावत ने तहश में आकर आगे बढ़कर अब की बार श्लोक की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ा। हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। हमारे ही नौक के नीचे हमारी कंपनी में काम करते रहे और अपने बाप को यहाँ की सारी खबर देते रहे ताकि वो सही वक्त और सही जगह पर बात कर सके। अब समझा कि उस हर्षवर्धन को कैसे पता चला कि हम अपनी कंपनी का ब्रांच लंदन शिफ्ट कर रहे हैं? तूने बताया ना? बोल। जय किशन राणावत की जुबान पर अब श्लोक के लिए कड़वाहट आ चुकी थी। अरे छोड़िए आप मेरे बेटे को। सरिता मेहरा ने जय किशन का हाथ पकड़कर उन्हें लगभग पीछे धकेल कर कहा, दिमाग खराब हो गया है आप सबका। अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे बेटे पर अब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे कोई सच्चाई की मूरत नहीं है तुम्हारा बेटा। जय किशन ने दहाड़ा। देखो इसको कैसे कठपुतली बना खड़ा है, ऊपर से शराब की बुआ लगा रही है। हमें तो लगता है कि तुम्हारे लड़के में भी कोई खोट है, तभी तुम सबने भी ये नाटक किया ताकि काव्या को अपने जाल में फंसा सको। जय किशन की बात सुनते ही वहाँ मौजूद गरिमा चौहान भी अपने मन की शंका जाहिर करते हुए बोल पड़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जय किशन भाई साहब। गरिमा चौहान की आवाज पहचानते ही सरिता मेहरा गुस्से में बड़बड़ाई। ये डॉयन अब तक यहाँ मौजूद है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। जरूर इसने ही काजल राणावत को मेरी सच्चाई बताई होगी। जब भी मुंह खोलती है तब मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत पैदा ही करती है। पता नहीं अब क्या नाप शनाप बोलने वाली है। गरिमा चौहान की तरफ जैसे ही सबकी आंखें मुड़ी तो वो भी बोल पड़ी। मुझे खुद मिसेस मेहरा को यहाँ देखकर हैरानी हुई थी, वो भी इन मामूली कपड़ों में। इनका बेटा श्लोक लंदन से भी वापस आ चुका है। इस बात को भी छुपाया, बल्कि उसके शादी वाली बात भी दबा दी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि श्लोक को क्यों गेट टुगेदर पार्टी में हम सबसे नहीं मिलवाया गया था। बोलते हुए गरिमा चौहान ने नाक सिकोड़कर तंज कसते हुए कहा,
मिसेस मेहरा तो उस दिन अपने बेटे की पर्सनालिटी और खूबसूरती की इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि इनके बेटे के लायक कोई लड़की भगवान ने बनाई ही नहीं है। लेकिन श्लोक को देखकर लग रहा है कि हम सबसे कितना बड़ा झूठ बोला गया था। क्या सरिता मेहरा की चाल उनके ऊपर उल्टी पड़ने वाली है? श्लोक अब तक खामोश क्यों है? अजिंक्य के पास कौन सा तुरुप का पत्ता बचा है? मेहरा और राणावत परिवार में छिड़ी बहसबाजी के बीच अब गरिमा चौहान भी कूद पड़ी थी। सरिता मेहरा के रुतबे से वैसे भी उन्हें काफी जलन महसूस होती थी और हर सोशल पार्टी में सरिता मेहरा ने गरिमा चौहान को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ा था। इसलिए मौके का फायदा उठाकर गरिमा चौहान ने भी श्लोक के आम शक्ल और सूरत पर तंज कसते हुए कहा, मिसेस मेहरा ने अपने इस बेटे के लिए मेरी चांद सी बेटी का हाथ मांगा था। गरिमा चौहान ने मुंह बनाकर कहा, माना कि महराज जैसा बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं है हमारे पास, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की शादी तो मैं श्लोक जैसे लड़के से करने से पहले 100 बार सोचूंगी। और रही काव्या की बात, तो उसकी खूबसूरती तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन अब बेचारे की किस्मत पर ही जैसे चंद्र ग्रहण लग गया हो। बस करीमा, सरिता मेहरा ने गुस्से में कहा, हम महराज काफी रिस्पेक्टेबल है। मेरे बेटे के बारे में अगर एक शब्द भी उल्टा सीधा बोला तो क्या? काव्या राणावत ने भी अब की बार बीच में टोका, आप मेरी बेटी पर खुलेआम लांछन लगा सकती हैं और खुद के बेटे की सच्चाई कबूल करने में आपको दिक्कत हो रही है। समझ कर रखा है आपने मेरी बेटी को। शादी के दिन से मैं गौर कर रही थी, किसी न किसी बहाने से आप बस काव्या में खोट निकालने की कोशिश में लगी थी। अरे जब इतनी दिक्कत थी तो राणावत साहब के भेजे गए रिश्ते से पीछे हट जाती, लेकिन आप तो खुद अपने पति के साथ चलकर काव्या का हाथ मांगने आई थी। तब कहाँ गई थी आपकी ये सेल्फ रिस्पेक्ट? हाँ, मुझे दिक्कत थी। सरिता मेहरा भी फट पड़ी, आपकी बेटी काव्या को जबरदस्ती मेरे बेटे के ऊपर थोपा गया था। श्लोक को इस शादी के लिए मना कर करके थक चुके थे हम, लेकिन पता नहीं इस लड़की की तस्वीर देखते ही इसने तुरंत हामी भरती। मैं तो तब से इस रिश्ते से छुटकारा हासिल करने की कोशिश में लगी थी, और मुझे जैसे ही काव्या की पहली शादी के बारे में पता चला, मैंने तभी सोच लिया था कि ये शादी अब आगे नहीं चल सकती। सुन लिया आप सबने? काजल राणावत ने भी उसी अंदाज में कहा, ये खुद मान रही है कि श्लोक की शादी तुड़वाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। क्या मालूम इस लड़के को यहाँ भेजने के पीछे मिसेस मेहरा का ही हाथ हो। काजल राणावत की बात सुनकर काफी लोग शंका भाव के साथ सरिता मेहरा को देखने लगे, तो अजिंक्य का माथा ठनका। ओ बाप रे, अजिंक्य ने मन ही मन खुद से कहा, काव्या की मम्मी की जुबान भी अब तेज हो गई है। लगता है मुझे इन्हें ब्रेक देना पड़ेगा, वरना कहीं तैश में आकर मिसेस मेहरा की जुबान से मेरा नाम न फिसल जाए। वैसे भी वक्त ज्यादा नहीं बचा है। अजिंक्य ने अपनी कलाई की घड़ी पर टाइम देखते हुए सरसरी नजर श्लोक के ऊपर डाली, जिसकी आंखें अब झपकने लगी थी। बस 10 मिनट और, फिर यहाँ हंगामा मचते ही मैं यहाँ से 9-11 हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और धमाका तो बनता है। सरिता मेहरा और काजल राणावत में छिड़ी बहस को सुनकर जयकिशन राणावत ने गुस्से में एक वास को फर्श पर पटक दिया और तेज लहजे में लगभग चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ सबके सब, ये क्या तमाशा लगा रखा है सबने? फिर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, गार्ड्स, इन सब मेहमानों को इज्जत के साथ गेट तक ले जाओ। माफ करिएगा, लेकिन आज की पार्टी यही समाप्त होती है। जयकिशन ने इकट्ठी भीड़ को जाने का इशारा किया और खुद अजिंक्य की तरफ मुड़कर बोले, बाकी सबको तो हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हारा हिसाब हम अभी करेंगे। हमसे झूठ बोलने और झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश में हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। पुलिस यहाँ कभी भी आती ही होगी। हाँ बिल्कुल, अजिंक्य ने भी निडर भाव के साथ कहा, जिसने गलती की है उसे सजा तो मिलनी चाहिए, और इस नाते तो सबसे पहले सजा की हकदार है काव्या, और फिर आपकी पत्नी मिसेस काजल राणावत। अजिंक्य की बात सुनते ही मेहमानों की छटती भीड़ में एक बार फिर फुसफुसाहट होने लगी। अजिंक्य ने भी ऊंची आवाज में कहा, हाँ, आप सबने सही सुना। अगर मैं मुजरिम हूँ तो ये दोनों माँ बेटी ने भी अपराध किया है, भ्रूण हत्या का अपराध। भ्रूण हत्या? अजिंक्य की बातों से जैसे वहां भूकंप मच गया हो। सबकी जुबान पर एक ही चीज और सबकी टटोलती निगाहें काव्या और काजल पर ही ठहरी हुई थी। काव्या भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन काजल राणावत की आंखों में तैरते डर को सरिता मेहरा ने भाप लिया था। उन्होंने तेज आवाज में अजिंक्य से पूछा, साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अजिंक्य ने गंभीर स्वभाव के साथ कहा, यही कि काव्या और उसकी माँ काजल राणावत ने साथ मिलकर मेरे होने वाले बच्चे की हत्या की है, और इस सब का सबूत है मेरे पास। अजिंक्य ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकालकर हवा में लहराकर कहा, काव्या ने मेरे साथ लव मैरिज की थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं उसके स्टेटस के मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता, तो इसने मेरे परिवार पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे छोड़ना चाहा। वह तो उसकी खुशी के लिए वो भी करने को तैयार था, लेकिन काव्या ने अपनी प्रेगनेंसी की बात मुझसे छुपाई, और यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ मिलकर मेरे अनजन्मे बच्चे को मार डाला। दोनों माँ बेटी ने मेरे ऊपर भ्रूण हत्या का इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज दिया। अजिंक्य की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें हैरत में फटी रह गई, और बिना आगे की तफ्तीश के सबने काव्या और काजल राणावत को मुजरिम समझकर टिप्पणी कसनी शुरू कर दी। सरिता मेहरा ने जब लोगों को राणावत खानदान के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हुए सुना, तो उनके कलेजे को ठंडक मिली। अजिंक्य ने सही मौके पर तुरुप का पत्ता फेंका था। काजल राणावत सदमे से लड़खड़ाकर फर्श पर बैठ गई। उनकी लड़खड़ाती जुबान बस इतना ही बोल पाई, ये पूरा सच नहीं है, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। काजल की हालत देख काव्या ने झट से आगे बढ़कर उन्हें संभालते हुए कहा, मॉम, आप क्यों अजिंक्य की बातों में आ रही हैं? मैं और आप पूरा सच जानते हैं। बोलते हुए काव्या ने नफरत भरी आंखों से अजिंक्य को देखकर कहा, अजिंक्य रंधावा, तुम्हारी बातों से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। झूठ गढ़ने में तुमने महारत हासिल की हुई है, लेकिन अब मैं पहले वाली काव्या नहीं रही, जिसे तुम डरा धमकाकर अपनी मनमानी कर लोगे। मैं तुम्हारे ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली अब। जयकिशन राणावत को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उन्होंने आगे बढ़कर अजिंक्य के हाथ से वो कागज का टुकड़ा छीनकर देखा। काजल और काव्या का साइन देखते ही वो आग बबूला हो उठे और काजल की तरफ देखकर दहाड़ते हुए पूछा, ये सब क्या है? आप इस लड़के को जानती हैं? काजल राणावत की आंखों से आंसू की रड़ी बहे जा रही थी।
उनके खुद के पति ने अब उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरे लोगों को तब भी चुप करवा सकते हैं, लेकिन जब अपने ही शक की नजरों से देखने लगे तो फिर चुप्पी साधना ही बेहतर होता है। हो गई तसल्ली? सरिता मेहरा ने टोका। जय किशन साहब, देख लीजिए आपके नाक के नीचे रहकर आपकी बीवी और बेटी ने इतना बड़ा अपराध किया है। अब कहाँ गया आपका इंसाफ? अब किसको सजा देंगे आप? अरे आप जैसे परिवार पर तो मैं अब केस करूंगी, धोखाधड़ी का केस। बोलते हुए सरिता मेहरा ने श्लोक का हाथ पकड़कर खींचा। चलो यहाँ से श्लोक, इस लड़की से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं कल ही डिवोर्स पेपर भिजवाती हूँ। सरिता मेहरा श्लोक को अपने साथ खींचकर ले जाने लगी तो काव्या के मन में हलचल सी उठी। उसने आखिरी बार श्लोक को आवाज दी, श्लोक। श्लोक काव्या की आवाज सुनते ही अपनी जगह पर ठिठक गया। काव्या ने धीरे से कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी तुमने देखा, मैं उसके लिए तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगी। मुझे बस एक ही सवाल का जवाब तुमसे जानना है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है या तुमने भी सबकी तरह मुझे एक कैरेक्टरलेस लड़की मान लिया है? काव्या का सवाल सुन श्लोक ने भी सीधे काव्या की आंखों में देखा, लेकिन कुछ कहने के बजाय धीरे से अपना कोट उतारकर उसके कंधे पर रख दिया। श्लोक के ऐसा करते ही काव्या को महसूस हुआ कि उसकी ड्रेस की जिप इतनी देर में थोड़ी और नीचे सरकाई है। उसने कोट को अपने इर्द गिर्द अच्छे से ओढ़ते हुए श्लोक की तरफ डबडबाई आंखों से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें हमारे इस पुनर्विवाह की डोर पर थोड़ा सा भी यकीन है श्लोक? क्या अजिंक्य ने सच में काव्या की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है? क्या होगा श्लोक का जवाब? क्या वो इस रिश्ते पर एतबार करेगा? काव्या के चरित्र को लेकर शक सबकी नजरों में पनप रहा था, लेकिन काव्या को किसी की सोच से मतलब नहीं था। उसने सीधे सीधे श्लोक से पूछ लिया, क्या तुमने हमारे इस पुनर्विवाह की डोर पर थोड़ा सा भी यकीन है श्लोक? आज मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि तुमसे अपने उलझे रिश्ते की डोर को थोड़ा सा भी सुलझा सकूं। मुझे नहीं पता कि अजिंक्य यहाँ किसके कहने पर आया है, क्या अभी जो कुछ भी तमाशा हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है। मुझे औरों के नजरिए से कोई मतलब नहीं है श्लोक, बस तुम्हारा जवाब जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझ पर 1% भी भरोसा करते हो? काव्या की डबडबाई आंखों में तैरते सवालों को देखकर श्लोक का मन खुद को ही कचोटने लगा। आज काव्या की आंखों में वही सच्चाई तैरती दिखी थी, वही पुरानी मासूमियत। वो आगे बढ़कर उसे सीने से भींचकर कहना चाहता था कि हाँ काव्या, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन पता नहीं क्यों उसका हाथ पैर, यहाँ तक कि उसकी दिल की धड़कन भी उसका साथ छोड़ने लगी थी। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और हाथ कपकपा रहे थे। कई लोगों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी, जिसमें सरिता मेहरा की तेज आवाज उसके मांसपेशियों से टकरा रही थी। सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा था। देखते ही देखते श्लोक को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और इससे पहले कि कोई और श्लोक की हालत समझ पाता, वो धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर जा गिरा। श्लोक! एक साथ काव्या और सरिता मेहरा की चीख श्लोक के कानों में पड़ी। फिर नींद बेहोशी की हालत में उसने बस एम्बुलेंस सायरन की आवाज सुनी। लोगों की भगदड़, उनकी बातें, सब कुछ जैसे किसी फिल्म के मानंद उसके दिमाग में चल रहा था। फिर अचानक से उसे बाएं हाथ में कुछ चुभा और फिर सब कुछ जैसे अंधेरे में डूब गया। कहते हैं इंसान जब मौत और जिंदगी के बीच जूझता है तो उसके मन में रंग बिरंगे दृश्य चलने लगते हैं, जो उसे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ पर लेकर चले जाते हैं, जहाँ न किसी भी तरह की तकलीफ होती है, न ही खोने का एहसास। श्लोक का मन भी अब अंधकार की दुनिया से बाहर निकलकर कुछ रंग बिरंगी दुनिया में खोने लगा था। आसमानी रंग उसके मन में उजागर हुआ और श्लोक की यादें उसे 4 साल पीछे लेकर चली गई, जब उसे पहले प्यार का एहसास हुआ था। आज मैंने पहली बार उसे देखा था। अगस्त की बारिश थी। पहली दफा में ही वो मुझको नाजुक बूंद सी लगी। नीले रंग की लॉन्ग कुर्ती काले जीन्स के ऊपर पहनी हुई थी। आसमानी रंग उसके ऊपर काफी जच रहा था। उसकी बड़ी बड़ी गहरी नीली आंखें, लंबी पलकें और चेहरे पर मासूमियत। स्याह झरने जैसे बहते सीधे बाल, गुलाबी दरवाजों से झांकती वो कटीली मुस्कुराहट, जिसमें अटक कर रह गया था श्लोक का दिल। कानों में मोती की बनी छोटी 2 बालियां थी। आंखों के किनारे हमेशा की तरह गहरा काजल लगा रखा था। काजल उसकी आंखों की बनावट और चेहरे की सुंदरता को 4 चांद लगा रहा था। काव्या को मन में सोचते हुए श्लोक ने लंबी सांस अंदर खींची तो एक मनमोहक एहसास उसके मन में जाग उठा। उसका नाम काव्या राणावत है। आज मैंने पहली बार उसे देखा और उसे देखते ही अपना दिल हार बैठा। श्लोक ने अपने डायरी के पन्ने पर 2 महीने पहले की एंट्री पढ़ रहा था, जब काव्या से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। मन के एक कोने में जैसे वो मुलाकात किसी खूबसूरत याद की तरह बस गई थी। एक्सक्यूज मी, ये लॉ फैकल्टी किधर पड़ेगा? बालों से पानी छटकते हुए काव्या पूछ रही थी। बारिश की वजह से स्टूडेंट्स कॉरिडोर में कम ही दिखाई दे रहे थे। श्लोक भी तेजी से अपनी क्लास की तरफ ही जा रहा था, जब एक दिलकश आवाज ने उसके पैरों को रुकने पर मजबूर कर दिया। काव्या गीले बाल समेटते हुए उससे सवाल कर रही थी और श्लोक तो उस पल जैसे उसकी पलकों पर अटके पानी की मोती में खोकर रह गया था। श्लोक की तरफ से कोई जवाब न आता सुन काव्या ने तीखे अंदाज में कहा, नहीं मालूम तो बोलिए ना कि नहीं पता। काव्या की बात सुनते ही श्लोक ने अपने भटकते मन को संभाला। फिर काव्या के सीने से लगी किताब पर नाम पढ़ते हुए उसने कहा, फर्स्ट राइट फिर लेफ्ट, फिर आगे जाकर सीढ़ियां हैं 20-25, वही है लॉ फैकल्टी, मिस काव्या। श्लोक ने थोड़े ठहराव के साथ उसका नाम लिया। नाम सुनते ही काव्या ने भवे उचकाए और सर झटकते हुए थैंक यू कहकर आगे बढ़ गई। श्लोक उसे कॉरिडोर पार करते मैदान में बिखरी बूंदों को मसलते चलते देख रहा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। श्लोक पलटा तो पीछे अजिंक्य खड़ा था। उसका एक हाथ श्लोक के कंधे पर था और निगाह दूर जाती काव्या पर। यार कौन थी वो? शी इज ब्यूटीफुल। कहते हुए अजिंक्य ने गहरी सांस भरी। श्लोक को अजिंक्य का ये कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्लोक जानता था उसकी फितरत, लड़कियों से दोस्ती करना, रिलेशनशिप में आना, फिर किसी दूसरे चेहरे पर अटक जाना। पिछले 4 सालों से अजिंक्य का यही खेल तो वो देखता आ रहा था। श्लोक को चुप देख अजिंक्य ने जब दोबारा पूछा तो श्लोक ने हड़बड़ाहट के साथ कहा, क्लास का टाइम हो गया। ये कहकर श्लोक जल्दी से आगे बढ़ गया। न जाने क्यों उसे बुरा लग रहा था।
वो चाहता था कि अजिंक्य का ध्यान काव्या से हट जाए, इसलिए उसने काव्या को देखकर भी अनदेखा करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। श्लोक को लगा कि शायद उसके काव्या से दूर रहने पर अजिंक्य का ध्यान काव्या की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आज जब कैंटीन में हुए फ्रेशर्स इंट्रोडक्शन में श्लोक ने अजिंक्य को जब काव्या को निहारते हुए देखा तो उसकी छठी हंस इशारा देने लगी। काव्या, बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की। श्लोक ने डायरी के सफेद पन्ने पर काली स्याही से लिखना शुरू कर दिया। बहुत समझाया अपने मन को कि शायद ये पहली नजर का आकर्षण है, लेकिन मेरे मन से ज्यादा तुम मेरे दिल में बस गई हो। हाँ, मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ तुमसे बात करने से कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच लो, लेकिन यकीन मानो आज से पहले कभी भी किसी लड़की के लिए इतनी स्पेशल फीलिंग्स महसूस नहीं की थी। लाइब्रेरी में बैठा श्लोक अपनी पर्सनल डायरी के पन्ने पर धुन में लिखे जा रहा था कि तभी अजिंक्य अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। अजिंक्य को देखते ही श्लोक ने अपनी डायरी पीछे खिसका ली और किताब ऊपर रखकर चौकन्ना होकर बैठ गया। अजिंक्य ने उसके पास आकर चेयर खिसकाते हुए फुसफुसाया, अबे डफर, कितनी पढ़ाई करेगा? फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी करनी है या नहीं? श्लोक ने आंखों पर लगे चश्मे को सही करते हुए कहा, हाँ करनी है, और इस बार मैं भी परफॉर्म करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, अजिंक्य ने टोका। हमेशा की तरह तू मुझे सॉन्ग्स के लिरिक्स लिख कर देगा और मैं परफॉर्म करूंगा। अगर तू स्टेज पर जाएगा तो ऑडियंस परफॉर्मेंस तक टिकेगी नहीं। मेरे गुड लुक्स और पर्सनालिटी की वजह से पिछले 4 सालों से कॉलेज का हर फंक्शन हिट जाता है। स्टूडेंट्स मेरी परफॉर्मेंस के लिए तरसते हैं। हाँ भाई, श्लोक ने भी गहरी सांस लेकर कहा। माना कि तू हीरो टाइप से, और मैं तेरी जगह लेना भी नहीं चाहता। मैं तो बस एक पोएम या शायरी जैसी छोटी सी परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ। श्लोक की बात सुनते ही अजिंक्य के साथ मौजूद उसके दोस्तों में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। लाइब्रेरियन ने उन्हें टपकते हुए कहा, साइलेंस, मस्ती करनी है तो यहाँ से बाहर जाओ। लाइब्रेरियन की डांट सुनते ही अजिंक्य ने श्लोक को लाइब्रेरी से बाहर आने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ गया। श्लोक ने कंधे झटकते हुए अपने बैग में किताबें डाली और बड़ी एहतियात के साथ अपनी पर्सनल डायरी को बैग के पीछे खाने में रखा, फिर जिद बंद करके लाइब्रेरी से बाहर आ गया। लाइब्रेरी के बाहर अजिंक्य और उसके झुंड खड़े होकर श्लोक का मजाक उड़ा रहे थे। रवि ने हंसकर कहा, अजिंक्य, तो क्या आप कॉलेज के फंक्शन में भी स्कूल की तरह परफॉर्मेंस होंगे? पोएट्री कंपटीशन रख देगा फ्रेशर्स पर? रवि ने हंसकर अजिंक्य को हाई फाइव दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अजिंक्य ने हंसकर कहा, बल्कि राइटिंग कंपटीशन भी रख लेते हैं। अब बेचारे श्लोक के लिए कोई तो ढंग का चैलेंज होगा जूनियर्स के साथ जिसमें वो सबसे बाजी मार लेगा। अजिंक्य अपने ग्रुप के साथ मिलकर श्लोक का मजाक उड़ा रहा था। श्लोक ने हमेशा की तरह रिएक्ट करने के बजाय वो बैग कंधे पर उठाकर अपनी क्लास की तरफ जाने लगा तो अजिंक्य ने उसके पास जाकर कंधा ठोकते हुए कहा, श्लोक रुक जा भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात करनी है। श्लोक ने कंधे को झटकते हुए सवाल किया, क्या इंपॉर्टेंट बात? अजिंक्य ने फुसफुसाहट के साथ कहा, वो मुझे प्यार हो गया। क्या? श्लोक की आंखें अजिंक्य की बातें सुनकर फटी की फटी रह गई। प्यार किससे? श्लोक के मुंह से निकला। पहली नजर में ही काव्या से प्यार कर बैठा था श्लोक, फिर क्यों उसने इजहार नहीं किया? क्या अजिंक्य को सच में प्यार हो गया है? अजिंक्य और उसके दोस्त मिलकर श्लोक का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन श्लोक उन्हें अनसुना करके आगे बढ़ने लगा तो अजिंक्य ने उसे रोककर कहा, कहाँ जा रहा है यार? तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलते हुए अजिंक्य ने श्लोक के कानों में फुसफुसाया, मुझे प्यार हो गया है। प्यार? श्लोक की आंखें हैरानी में चौड़ी हो गई। किससे और कब? श्लोक ने एक साथ 2 सवाल कर डाले। उसकी धड़कन की गति तेज हो चुकी थी, दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, काव्या। कहीं अजिंक्य को काव्या से प्यार तो नहीं हो गया? श्लोक, अजिंक्य ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, अबे क्या सोच रहा है? मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अजिंक्य रंधावा को इतनी जल्दी प्यार नहीं हो सकता। वो तो किसी खास के इंतजार में अब तक सिंगल है। सिंगल? श्लोक ने शंका जताई। 4 सालों में 40 से ज्यादा गर्लफ्रेंड रह चुकी है तेरी, और तू खुद के ऊपर सिंगल का थप्पा लगाए घूमता है। तूने पिछले महीने ही स्वाति को शादी के लिए प्रपोज किया है, वो भी कॉलेज कैंटीन में, और अब भी तुझे किसी खास की तलाश है। श्लोक की बात सुनकर अजिंक्य ने बेशर्मों की तरह हंसकर कहा, यार श्लोक, तू नहीं समझेगा मेरे दिल का हाल। तू ज्यादा सीरियस मत हो टॉपर, और जल्दी से कोई अच्छा सा सॉन्ग मेरे परफॉर्मेंस के लिए लिख दे। और हाँ, अजिंक्य ने श्लोक को याद दिलाया, डुएट सॉन्ग लिखना, क्योंकि मैं इस बार फ्रेशर्स पर परफॉर्मेंस उसी लड़की के साथ दूंगा। कौन लड़की? श्लोक ने हैरानी से पूछा तो अजिंक्य ने मुस्कुराकर कहा, वही फर्स्ट ईयर वाली फ्रेशर। आज इंट्रोडक्शन में तूने तो नाम दिया था ना उसे, मिस नाइटिंगेल। क्या नाम था उसका? अजिंक्य ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा तो श्लोक धीरे से फुसफुसाया, काव्या राणावत। हाँ वही काव्या। अजिंक्य के होठों पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई। यार कुछ तो बात है उस लड़की में, इतनी सारी लड़कियां आई और गई, लेकिन ये लड़की मन में जैसे कहीं अटक सी गई है। अजिंक्य की बातों को सुनकर श्लोक का मन बेचैन हो उठा। उसने बात का रुख बदलने के लिए सवाल किया, ये डुएट वाला आइडिया तुझे किसने दिया? फ्रेशर्स पार्टी में जूनियर्स अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं। तूने उस जूनियर से बात की है या खुद ही डिसाइड कर लिया? तूने उस जूनियर से इस बात की परमिशन ली है ना? श्लोक का सवाल सुनकर अजिंक्य ने मुंह बनाकर कहा, श्लोक, कॉलेज के हेड बॉय के साथ परफॉर्मेंस देने के लिए कोई बेवकूफी मना करेगा। वैसे भी वो लड़की काव्या मेरे चार्मिंग पर्सनालिटी को इग्नोर नहीं कर पाएगी, इसलिए तो बस गाना लिख, कोई अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग। बाकी परफॉर्मेंस कैसे देनी है ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे। बोलते हुए अजिंक्य ने श्लोक का कंधा थपथपाया और अपने चेलों के झुंड के साथ कॉरिडोर में आगे बढ़ गया। सेंट जेवियर्स कॉलेज के 4th ईयर के स्टूडेंट थे अजिंक्य और श्लोक। ब्रांच दोनों के अलग थे। श्लोक कॉमर्स का स्टूडेंट था, जबकि अजिंक्य लॉ फैकल्टी में था। कॉलेज के 1st ईयर में जब अजिंक्य ने उसे रैगिंग से बचाया था, तब से ही दोनों की जान पहचान बढ़ी थी।
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अजिंक्य की पहचान कॉलेज में बढ़ने लगी तो अजिंक्य के रुतबे को देख श्लोक को तंग करने वाले स्टूडेंट्स भी पीछे हटने लगे। श्लोक भी कभी कभार अजिंक्य और उसके दोस्तों के साथ कैंटीन में जा बैठता था, लेकिन उसे जल्द ही उन सबकी बातों से बोरियत होने लगी थी। करियर के अलावा हर तरह की टॉपिक डिस्कस होती तो श्लोक अंदर ही अंदर कुड़कर रह जाता। मन ही मन खुद से कई सवाल कर डालता। मैं क्यों अजिंक्य की तरह परफेक्ट नहीं हूँ? मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? मैं क्यों डैड को मना नहीं कर पाया कि मुझे आगे चलकर उनका बिजनेस नहीं संभालना, मुझे कोई और पैशन फॉलो करना है? मैं क्यों सही टाइम पर सही चीजें नहीं बोल पाता? इसी तरह के न जाने कितने ख्याल श्लोक के मन में आते जाते थे। अपने शर्मीले अंदाज की वजह से श्लोक ने कभी भी कॉलेज के किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। कहने को तो वो टॉपर था, लेकिन कॉलेज में मौजूद स्टूडेंट्स के बीच उसकी सादी पर्सनैलिटी भीड़ में गुम होकर रह गई थी। पढ़ाई के साथ साथ श्लोक लिखता बहुत अच्छा था, जो बात अजिंक्य ने कुछ ही दिनों में नोटिस कर ली थी, और उसके इंसिस्ट करने पर श्लोक ने कॉलेज इलेक्शन से पहले अजिंक्य की स्पीच तैयार की थी। स्पीच इतनी अच्छी थी कि अजिंक्य के लिए हेड बॉय का इलेक्शन की जीत पक्की थी। औरों ने अजिंक्य को इस जीत का क्रेडिट दिया था, लेकिन अकेले में अजिंक्य ने श्लोक को अपनी जीत की वजह बताई तो श्लोक का सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा, और तब से लेकर आज तक वो एक गुमनाम राइटर की तरह अजिंक्य के लिए न जाने कितना कुछ लिख चुका था, जिसका सराहना हमेशा अजिंक्य रंधावा को ही मिली। श्लोक मेहरा तो बस एक आम सा नाम था, जिसके आने जाने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। रात के करीब 3:30 बजे श्लोक का एक कोरे कागज को लेकर बैठा, पेन की निब से उसके ऊपर टिक टिक कर रहा था। अजिंक्य की बातें अब तक उसके जहन को झंझोड़ रही थी। क्या अजिंक्य अपनी गर्लफ्रेंड की लिस्ट में काव्या को भी शामिल करने वाला है? श्लोक ने मन ही मन शंका जताई, फिर पहलू बदलकर कहा, नहीं, काव्या के अजिंक्य के साथ परफॉर्म करने को राजी होगी। वो तो आज ही उससे फ्रेशर्स इंट्रोडक्शन में मिली थी। लेकिन श्लोक को जैसे कुछ याद आया। अजिंक्य ने मुझसे जब पहली बार काव्या के बारे में ही पूछा था और उसकी खूबसूरती की तारीफ भी की थी, तब मुझे शक लगा था, लेकिन इन 2 महीनों में तो अजिंक्य ने उसका नाम तक मेरे सामने नहीं लिया। फिर अचानक फ्रेशर्स पार्टी में उसके साथ परफॉर्मेंस देने की बात करना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। डायरी और पेन टेबल पर छोड़कर श्लोक कुर्सी से उठकर खिड़की के पास आया। आसमान पर छाए काले बादल को देख उसने मन ही मन कहा, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा। वैसे भी अजिंक्य को हमेशा बेस्ट देने की आदत है, और इसी वजह से काव्या की आवाज से वो इंप्रेस होकर उसके साथ फ्रेशर पार्टी पर परफॉर्म करना चाहता होगा। इससे ज्यादा उसके मन में काव्या के लिए कुछ फीलिंग्स नहीं हो। वैसे भी उसने सबके सामने कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति को शादी के लिए प्रपोज किया था। जूनियर्स तक भी ये बात पहुंची चुकी होगी, और मे बी काव्या खुद ही अजिंक्य को लिफ्ट न दे। श्लोक खुद को ही दलील पेश कर रहा था। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? अगर अजिंक्य ने किसी और ढंग से काव्या को इंप्रेस करने की कोशिश की तो? नहीं, इस बार मैं अजिंक्य की परछाई नहीं बनना चाहता। कुछ सोचकर श्लोक ने अपने बुक के रैक से अपनी फेवरेट नॉवल पर्क्स ऑफ बीइंग वॉलफ्लावर बाहर निकाली और एक सफेद कागज पर नोट लिखना शुरू कर दिया। डियर नाइटिंगेल, मैं कौन हूँ? ये सवाल जरूर तुम्हारे जहन में कौन देगा। वैसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं ये खत तुम्हें क्यों लिख रहा हूँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट किताब का हिस्सा बनाकर। तुम सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता ये तुम्हारी फेवरेट बुक है। ये तो तुमने फ्रेशर्स इंट्रोडक्शन में खुद ही बताया था। मैं चाहता हूँ कि तुम ये किताब हमेशा अपने पास रखो और इसमें वो छोटी छोटी यादें इकट्ठी करती जाओ जो मैं तुम्हें भेजूंगा। जानती हो, जब तुम्हें पहली दफा देखा था तो ऐसा महसूस हुआ कि तुम भोर की वो किरण हो जिसके बिना दिन की शुरुआत होना मुमकिन नहीं। तुम्हारी आंखों में रात सिमटती महसूस होती है। काजल की लकीर जो जरा लंबी खिंचती हो, वो जैसे सपनों की पगडंडी लगती है। सोचा नहीं था कि तुम्हें ये सब कभी लिखने की हिम्मत कर पाऊंगा, लेकिन फिर रह नहीं पाया। बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। क्या तुम पढ़ना चाहोगी? जवाब देना इसे किताब के माध्यम से। मैं इंतजार करूंगा। नोट लिखकर श्लोक ने उसे किताब के बीचों बीच डाल दिया और अगले दिन काव्या के क्लासमेट के हाथों ही उस किताब को काव्या तक पहुंचा दिया। अगली सुबह श्लोक दूर खड़ा काव्या को वो नोट पढ़ते हुए देख रहा था। काव्या के चेहरे के चेंज होते एक्सप्रेशंस उसके मन को बेचैन कर रहे थे। काव्या वो खत पढ़कर जितनी हैरान हुई थी उससे ज्यादा परेशान थी कि किसने कॉलेज के इन 2 महीनों के अंदर उसे इतनी बारीकी से देखा होगा। काव्या उस लेटर को उठाकर आगे पीछे देखने लगी। कुछ और लिखा होगा, लेकिन वहां बस 4 लाइन ही लिखी थी। काव्या ने उलझे अंदाज में किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए कि तभी उसने किताब के आखिरी पन्ने पर पेंसिल से लिखा हुआ देखा, लाइब्रेरी, रूम नंबर 4। काव्या थोड़ी सी कंफ्यूज होकर खुद ही बोल पड़ी, तो क्या उसे लेटर का जवाब लाइब्रेरी के इस हिस्से में जाकर देना है? लेटर लिखने वाला मुझे यहीं पर मिलेगा? किसने लिखा होगा ये लेटर? श्लोक के लेटर का क्या जवाब देगी काव्या? श्लोक ने उठाया है प्यार में अपना पहला कदम। क्या उसे कामयाबी मिलेगी? काव्या को हाथ में लेटर पकड़े हुए देख थोड़ी दूर पर खड़े श्लोक को यही चिंता सता रही थी कि कहीं काव्या को लेटर भेजने का तरीका गलत न लग जाए। एक तो इतनी मुश्किल से हिम्मत करते हुए श्लोक ने लेटर के जरिए ही अपने दिल की बात काव्या तक पहुंचाने की तरकीब निकाली थी, लेकिन उसने मन ही मन खुद को इस बात के लिए भी तैयार कर रखा था कि वो काव्या को जवाब देने के लिए फोर्स नहीं करेगा। काव्या को वो दोबारा तिबारा उसी लेटर को पढ़ते हुए देख थोड़ा टेंशन में आ चुका था। मैं क्या करूं? श्लोक मन ही मन बड़बड़ाया। क्या जाकर सामने से बात कर लूं और किताब और लेटर के लिए सॉरी बोल दूं? कहीं उसे खराब तो नहीं लग गया, या उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि कॉलेज में कोई उसे स्टॉक कर रहा है? श्लोक यही सब सोच में डूबा था कि तभी उसके क्लासमेट ने उसे आकर टोका, श्लोक, तुझे राघव सर कब से ढूंढ रहे हैं? स्टाफ रूम में चले जा अर्जेंटली। क्लासमेट की बात सुनते ही श्लोक सब कुछ भूल भुलाकर सीधे स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। श्लोक के वहां से जाने के बाद ही अजिंक्य काव्या के पास जा पहुंचा। अजिंक्य को सामने देख काव्या ने सकपकाते हुए लेटर वापस किताब में डाल दी और किताब को सीने से भींचकर खड़ी हो गई। अजिंक्य की चार्मिंग पर्सनैलिटी ने काव्या के मन पर भी कब्जा जमा लिया था, लेकिन वो अजिंक्य के लिए अपने मन की बात सामने लाने से कतराती थी। अजिंक्य ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज है, ये बात उसने खुद को समझा ली थी, लेकिन उसके सामने आते ही पता नहीं क्यों काव्या का खुद के मन पर कंट्रोल नहीं होता था।
काव्या के हाथ में पकड़ी किताब को देख उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर मेरी फेवरेट किताब है। वैसे ये किताब कल तक लाइब्रेरी में मौजूद नहीं थी। मैंने लाइब्रेरियन से पूछा तो मुझे पता चला कि किसी लड़की ने भी इस किताब के मौजूद नहीं होने की कंप्लेन की थी, तो वो आप ही थी, मिस नाइटिंगेल। अजिंक्य के मुंह से ये शब्द सुनते ही काव्या को पेट में तितलियां उड़ने का एहसास हुआ हो जैसे, तो अजिंक्य उसे पहचानता था। क्या सोच रही हैं आप? अजिंक्य ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो काव्या ने अपनी सोच को ब्रेक लगाया और खुद की आवाज में घबराहट छुपाते हुए सवाल किया, क्या मैं आपको याद हूँ? क्या याद रखना था मुझे? अजिंक्य ने जैसे नासमझ बनने की कोशिश करते हुए दोबारा सवाल किया तो काव्या को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। उसने क्या पूछ लिया था? मैं, काव्या ने संभलते हुए कहा, मेरा मतलब है कि ये किताब, आप इसकी दूसरी कॉपी भी तो ले सकते हैं ना? काव्या का सवाल सुन अजिंक्य ने अपनी हंसी होठों पर दबाई और उसे परेशान करने के अंदाज में पूछा, आपको ये किताब मुझे देने में कोई परेशानी है क्या? मैं, काव्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि छवि तपाक से बोल पड़ी, ये मेरी किताब है अजिंक्य सर, और हाँ, मैं जरूर इसे आपको पढ़ने को दूंगी। वैसे सर, मुझे आपसे ऑडिशन की रिगार्डिंग। छवि अपनी ही बात करते हुए अजिंक्य के साथ आगे बढ़ने लगी और अजिंक्य ने काव्या की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धीमे लहजे में कहा, तो फिर मिलते हैं। मिलते हैं? ये बात तो जैसे काव्या के दिमाग में घर कर गई हो। क्या अजिंक्य ने उसे मिलने का ऑफर दिया था या वो खुद ओवर थिंकिंग कर रही थी? अजिंक्य सर मुझसे क्यों मिलने की बात करेंगे? कहीं ये किताब और लेटर उन्होंने तो मुझे इनडायरेक्टली नहीं दिया है। काव्या वो खत दोबारा पढ़ने लगी, तर लफ्ज तर। पहली दफा पढ़ने पर बेकिनी, दूसरी दफा पढ़ने पर हैरानी कि कोई कैसे इतना जान गया उसे, और तीसरी दफा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक मासूम सा सवाल उसके मन में उभरा, क्या सच में मैं भोर की किरण जैसी हूँ? अगर हाँ, तो क्या यकीन दिलाने वाले इंसान को जवाब देना चाहिए? सोचते हुए काव्या ने सामने की तरफ देखा जहां अजिंक्य अपने पास खड़े लड़के को वापस से कुछ समझा रहा था। अजिंक्य ने जैसे काव्या की नजरें अपने ऊपर महसूस कर ली हो और उसने भी काव्या की ओर देखते हुए एक प्यार भरी मुस्कुराहट उछाल दी। काव्या के लिए वो पल बेशकीमती था। अजिंक्य ने ही उसे ये किताब के साथ साथ इतना प्यारा पैगाम भेजा था, इस बात की उसे तसल्ली हो चुकी थी। ओह, काव्या ने मन ही मन कहा, अजिंक्य सर ने मुझ तक अपनी बात पहुंचाने का ये तरीका निकाला है। क्या मुझे इस लेटर का जवाब देना चाहिए? लेकिन अजिंक्य सर की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो फिर वो मुझे क्यों पसंद करने लगेंगे? कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं भी और लड़कियों की तरह उनकी पर्सनालिटी की दीवानी हो गई हूँ? लेकिन इतने खूबसूरत शब्द तो सिर्फ अजिंक्य सर किसी खास के लिए लिख सकते हैं। क्या मैं उनके लिए खास हूँ? खुद में कंफ्यूज सी खड़ी काव्या लेटर का जवाब देने के लिए गहरी सोच में पड़ गई। श्लोक के प्रोफेसर ने उसे दिन भर काम में इतना उलझाए रखा कि उसे लाइब्रेरी जाने का टाइम भी नहीं मिल पाया। दोपहर के 3 बजे जब फ्री होकर वो लाइब्रेरी पहुंचा तो रो नंबर 4 में अजिंक्य को बैठा देख हैरान हो गया। और सबसे बड़ी बात, अजिंक्य के हाथ में वही किताब थी जो उसने सुबह काव्या तक पहुंचाई थी। अजिंक्य किताब को हाथ में उठाए उसे घुमाते हुए दूसरे हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। श्लोक ने जल्दी से आगे बढ़कर अजिंक्य के हाथ से किताब लेते हुए पूछा, ये किताब तेरे पास कैसे आई? अरे ये, अजिंक्य ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मैं तो यहाँ तुझसे ही मिलने आया था। अब लाइब्रेरी में तो इस सीट पर ही हमेशा दिखता है, लेकिन आज तेरे बजाय टेबल पर किताब रखी देखी, तो ऐसे ही टाइम पास के लिए उलट पलट कर देखने लगा। ओह, श्लोक ने जल्दी से वो किताब पीछे करते हुए कहा, और कुछ भी इस किताब से पढ़ लिया? श्लोक की हड़बड़ाहट देख अजिंक्य ने मजाक के अंदाज में कहा, बेटा मुझे किताबें पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। वैसे तू ये किताब क्यों छुपा रहा है? कहीं इसमें तेरे लिए कोई लेटर तो छोड़कर नहीं चला गया? देख, तू मुझे बता सकता है, लड़कियों को इंप्रेस करने के 100 तरीके आते हैं मुझे। ये किताब में नोट लिखकर फ्लर्ट करने का तरीका पुराना हुआ बच्चू। ऐसा कुछ भी नहीं है, श्लोक ने सीरियस अंदाज में कहा। पहले ये बता कि तू मुझे ढूंढ क्यों रहा था? श्लोक का सवाल सुन अजिंक्य ने मुस्कुराकर कहा, यही बताने के लिए कि मैं काव्या के साथ परफॉर्म करने वाला हूँ। इसे तो एक बढ़िया सा रोमांटिक सॉन्ग लिख दे। इस वीकेंड मैं उसे अपने म्यूजिक क्लब में इनवाइट करूंगा जहाँ सॉन्ग की प्रैक्टिस की जाएगी। अजिंक्य की बात सुनते ही श्लोक ने जैसे सदमे में पूछा, काव्या मान गई? क्यों नहीं मानेगी? अजिंक्य ने रौबदार अंदाज में कहा, आज तक कोई लड़की मेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी से बच पाई है क्या? काव्या भी मुझसे अच्छा खासा इंप्रेस है, बस कहने से डरती है, और मुझे यही मौका तो उसे देना है। तू बस सॉन्ग लिखने की तैयारी कर। बोलते हुए अजिंक्य गुनगुनाते हुए वहां से चला गया। श्लोक ने मायूसी से हाथ में पकड़े किताब को देखा और उसे उठाकर अपने बैग में रखने को हुआ ही कि उसमें से एक छोटा सा कागज झांकता नजर आया। श्लोक ने जल्दी से उसे खींचकर पढ़ा, डियर स्ट्रेंजर, तुम कैसे हो? मैं नहीं पूछूंगी, नहीं ये कि मुझे कैसे जानते हो। मालूम है, माँ के बाद तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी आंखों की तारीफ की है। अपनी ही आंखों को नजर लगा बैठी हूँ। और क्या है तुम्हारे पास कहने को? बताना जरूर। मैं रोज 2 बजे लाइब्रेरी आती हूँ। तुम्हारे अगले खत का इंतजार रहेगा, नाइटिंगेल। लेटर पढ़ते ही श्लोक का मायूस मन उम्मीद की रोशनी से जाग उठा। उसने झट से लेटर को अपनी पर्सनल डायरी के पन्नों के बीच में रखा और किताब को अपने बैग में डालकर गुनगुनाते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। काव्या का जवाब मिलते ही उसका मुरझाया मन झूम उठा था और वो खत का जवाब देने की बेसब्री में ये तक नहीं देख पाया कि लाइब्रेरी के कॉरिडोर में अजिंक्य काव्या से बात करने में बिजी था। काव्या ने किताब में नोट लिखकर लाइब्रेरी में उसी जगह पर छोड़ दिया था, रोल नंबर 4, और खुद दूसरे सेक्शन में बैठकर उस लेटर लिखने वाले का इंतजार करने लगी। ठीक 15 मिनट बाद उसने जैसे ही अजिंक्य को उस जगह पर किताब को हाथ में पकड़े देखा, काव्या अपनी जगह पर जम सी गई। ओह, तो अजिंक्य सर है वो स्ट्रेंजर, काव्या बोलते हुए मन ही मन मुस्कुरा उठी। क्या काव्या की गलतफहमी दूर हो पाएगी या वो अजिंक्य को ही स्ट्रेंजर समझ अपना दिल हार जाएगी?
लाइब्रेरी के बाहर खड़े काव्या को अपनी दोस्त छवि से बात करते हुए देख लाइब्रेरी से बाहर आते अजिंक्य के कदम जम से गए। काव्या की खूबसूरती उसे दिन भर दिन उसका दीवाना बना रही थी। अजिंक्य ने मन ही मन कहा, इतनी सारी लड़कियों को मैंने कम वक्त के अंदर ही अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन तुम्हारी बात अलग है मिस काव्या। मुझे पता है तुम गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं हो, तुम तो इश्क करने के लिए बनी हो। चाहता तो मैं इन 2 महीनों में ही तुम्हारे दिल में जगह बना लेता, लेकिन तुम और लड़कियों की तरह मेरे आगे पीछे घूमती नहीं हो। एंड आई लाइक इट। जानबूझकर तुमसे अनजान बनने का नाटक कर रहा हूँ ताकि तुम्हें इस बात पर यकीन हो जाए कि अजिंक्य रंधावा इतना बड़ा फ्लर्टी भी नहीं है। हाँ, मेरे गर्लफ्रेंड स्वाति की बात भी तुम तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन तुम्हें अब अपना बनाना तो अब मेरे लिए चैलेंज हो गया है। और अजिंक्य को मुश्किल चैलेंज हैंडल करने बहुत अच्छे से आते हैं। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम भी मेरे प्यार में गिर पड़ोगी मिस काव्या राणावत। छाया के वहां से जाते ही अजिंक्य सीधे काव्या के पास जा पहुंचा। अजिंक्य को वहां देखते ही काव्या सकपका उठी। कहीं ये मुझसे उस नोट के बारे में तो नहीं पूछने आ गया? मन ही मन काव्या ने खुद से सवाल किया और अपनी निगाह इधर उधर दौड़ाने लगी। हेलो मिस काव्या। अजिंक्य ने मुस्कुराकर हाथ हिलाकर इशारा किया तो काव्या ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हेलो सर। सर? अजिंक्य ने मुंह बनाकर कहा। यार अब इतना भी बड़ा नहीं हूँ, तुम मुझे अजिंक्य बुला सकती हो। एंड बाय द वे, मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने आया था। इंपॉर्टेंट बात? काव्या के कान खड़े हो गए। कहीं वो लेटर की बात तो अजिंक्य करने नहीं आ गया? उसने मन ही मन खुद को डपटते हुए कहा, पागल लड़की, इतनी जल्दी क्या मची थी जवाब देने की? क्या मालूम अजिंक्य ने गलत समझ लिया, या हो सकता है वो लेटर तेरे लिए था ही नहीं। कहाँ खो गई? अजिंक्य ने काव्या की आंखों के सामने चुटकी बजाकर कहा। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप फ्रेशर पार्टी में मेरे साथ सिंगिंग परफॉर्मेंस करना चाहोगी? सिंगिंग परफॉर्मेंस करना चाहेंगी? सिंगिंग परफॉर्मेंस? काव्या की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। मैं कैसे? उसने हकलाते हुए कहा तो अजिंक्य ने सीरियस अंदाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है मिस नाइटिंगेल, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया तो ये जोड़ी हिट रहेगी। आपका क्या ख्याल है? अजिंक्य का ऑफर सुनते ही काव्या को पेट में फिर से तितलियां उड़ने का एहसास हुआ। उसने निगाह चुराते हुए कहा, मैं सोचकर बताती हूँ। काव्या का जवाब सुनते ही अजिंक्य ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, बहुत सोचती हैं आप, जल्दी जवाब दीजिएगा मिस काव्या, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और ये मौका आपके हाथ से निकल जाए। मैं कल सुबह आपका जवाब जानने के लिए इसी जगह पर वेट करूंगा। अजिंक्य ने बात पूरी की, फिर गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गया। पीछे खड़ी काव्या कंफ्यूज से अजिंक्य को ही देखे जा रही थी। मन में काफी उथल पुथल मची थी। क्या अजिंक्य ने मुझे सच में साथ में गाने का ऑफर दिया है? मुझे हाँ कर देनी चाहिए। ओह गॉड, मैं तो चाहती थी कि अजिंक्य सर का ध्यान मेरी तरफ आए, लेकिन अचानक से ये सब, पहले वो लेटर और अभी सिंगिंग परफॉर्मेंस। मैं काफी कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ, किससे अपने मन की बात शेयर करूँ? परेशान काव्या खुद में बड़बड़ाती हुई कैंटीन की तरफ जाने लगी कि तभी छवि ने उसे रोककर पूछा, तुझसे अजिंक्य सर क्या बात कर रहे थे? काव्या ने फिक्रमंद लहजे में कहा, यार अजिंक्य ने मुझे अपने साथ सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए अप्रोच किया है। वो फ्रेशर्स पार्टी में मेरे साथ स्पेशल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। कल तक का मुझे टाइम दिया है बताने को। काव्या की बात सुनते ही छवि अंदर ही अंदर जल भुन उठी। उसने अपनी जलन छुपाते हुए कहा, ओह, मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम क्या चली गई? तेरी तो अजिंक्य सर से कुछ ज्यादा ही जान पहचान हो गई। सर से सीधा अजिंक्य बोलना शुरू कर दिया। सही है काव्या। छवि की बात सुनकर काव्या ने नासमझी में पूछा, तू कहना क्या चाह रही है? कुछ नहीं, छवि ने कंधे उचकाकर कहा। मेरी मान तो मना कर दे साफ साफ। वैसे भी सीनियर के चक्कर में तेरे ऊपर भी काफी प्रेशर आ जाएगा। हाँ तो अच्छा गाती है, लेकिन अजिंक्य सर के साथ परफॉर्म करने के लिए तू अभी तैयार नहीं है। अगर तू चाहती है कि स्टूडेंट्स के बीच तेरा मजाक ना उड़े तो कल अजिंक्य सर को इस ऑफर के लिए मना कर देना। थोड़ा रुककर छवि ने नर्म लहजे में कहा, देख, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, जो तेरे लिए अच्छा है वही तुझे बताऊंगी। अब चल घर चलते हैं। छवि ने बोलते हुए काव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगी। छवि की बात सुनकर काव्या अब और ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें घिराई। छवि के साथ तो वो चल दी थी, लेकिन अपनी परेशानी का हल उसे अभी भी नहीं मिला था। रात के वक्त काव्या स्टडी में बैठी इसी बात पर गौर कर रही थी कि तभी जयकिशन राणावत वहां पर आ पहुंचे। काव्या को किताबों में उलझा देख उन्होंने गला खंगारते हुए कहा, काव्या, 15 तारीख को तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। क्यों पापा? काव्या ने सहमी अंदाज में पूछा। अपने पापा का तेवर वो अच्छे से जानती थी। जयकिशन राणावत ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, कुछ लोगों को तुमसे मिलवाना है। ये बोलकर जयकिशन स्टडी से बाहर चले गए। काव्या मन महसूस कर रह गई। फिर से शादी की बात? उसने रूखे अंदाज में कहा, शादी से बचने के लिए कॉलेज शुरू किया था, लेकिन यहाँ तो पापा मेरी शादी करवाने की जल्दी में है। 15 तारीख को तो फ्रेशर पार्टी है, मैं अब कैसे जाऊंगी? ऊपर से सिंगिंग परफॉर्मेंस। ओह गॉड। काव्या ने झल्लाकर खुद से कहा, सोचा था कुछ दिनों तक अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाऊंगी, लेकिन अब लगता है जैसे मुझे जल्द ही बेड़ियों में कैद कर दिया जाएगा। छवि सही कह रही थी, मुझे अजिंक्य को मना कर देना होगा। वैसे भी पापा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है मेरी। मन ही मन फैसला करते हुए काव्या ने खुद को समझा लिया था, लेकिन दिल तो रात भर बेचैन रहा। और सुबह कॉलेज जाते ही काव्या ने अपने मन की बेचैनी एक नोट में लिखकर लाइब्रेरी के रो नंबर 4 में उसे किताब के अंदर रख दी। अजिंक्य भले मुझसे सामने से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस नोट में लिखे सवाल का जवाब वो स्ट्रेंजर बनकर जरूर देंगे। काव्या ने खुद से ही कहा और क्लास के लिए चली गई। काव्या ने क्लास में बेसब्री से टाइम काटा और ब्रेक होते ही बेसब्री में लाइब्रेरी पहुंची। उम्मीद के हिसाब से वो किताब वही टेबल पर रखी मिली उसे। काव्या ने झट से उसे खोलकर देखा तो अंदर से एक नोट झांक रहा था। काव्या ने उसे बाहर निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। डियर नाइटिंगेल, तुम अपनी कोई भी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो,
कल मैंने तुम्हें किसी बात को लेकर काफी कंफ्यूज खड़े देखा। हाँ, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम तो नहीं पता चली, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि हमेशा अपने दिल की सुनो। दिल की सुबह कभी गलत नहीं होती। अगर कभी भी किसी चीज को लेकर परेशान हो तो मुझे नोट में लिखकर अपनी परेशानी बता देना। तुम्हारी परेशानी सुलझा सकूंगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बात जरूर लूंगा। तुम्हारा स्ट्रेंजर। नोट पढ़ते ही काव्या मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसने एक नजर घुमाकर पूरी लाइब्रेरी में देखा। लगभग सारे स्टूडेंट्स बुक में ही अपना सर घुसाए पड़े थे। काव्या ने कुछ सोचकर वो नोट अपने बैग में रखा और वही कुर्सी पर बैठकर एक नया नोट लिखने लगी। डियर स्ट्रेंजर, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम औरों की सोच के कैदी हो? मैं भी अपने दिल की सुनना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं मेरे अपने मेरे खिलाफ ना हो जाए। जिंदगी जी तो रही हूँ, लेकिन जैसे एक खोल के कैद में हूँ, और वो खोल हटाने के लिए काफी हिम्मत चाहिए। कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत? क्या मेरी आवाज मेरे इस बंधन को तोड़ पाएगी? तुम्हारी नाइट एंगल। नोट लिखकर काव्या ने बुक के अंदर उसे डाला और बैग लेकर बाहर आ गई। आज फिर मौसम सुहाना था और ठंडी हवा के झोंके मन में नई ताजगी भर रहे थे। काव्या के होठों पर प्यारी मुस्कुराहट खिलाई, जिसे थोड़ी दूर पर खड़े श्लोक ने बड़े प्यार भरे अंदाज में देखा और मन ही मन कहा, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो काव्या। श्लोक और काव्या अनजाने में ही एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। क्या होगा इसका अंजाम जब काव्या को पता चलेगा कि जिस स्ट्रेंजर को वो अजिंक्य समझ रही है वो कोई और ही है। शाम के 5 बज रहे थे और अजिंक्य इस वक्त अपने म्यूजिक क्लब में मौजूद था। म्यूजिक क्लब बस नाम का म्यूजिक क्लब था, वरना वहाँ हर तरह की अय्याशी की चीजें मौजूद थी। एक छोटा सा कमरा जिसके एक कोने में गिटार और ड्रम का सेट पड़ा था। बाकी पूरी जगह पर शराब की टूटी फूटी बोतलें, कैरम बोर्ड, कुर्सी और मेज मौजूद थी। इस वक्त भी अजिंक्य अपने आवारा दोस्तों के साथ वहाँ बैठकर शराब पी रहा था। टेबल पर अधखाए पिज्जा रखे थे और ताश के पत्ते फैले हुए थे। ताश के खेल के बीचों बीच ही अजिंक्य के दोस्त जय ने टोका, अजिंक्य भाई, अब पैसे लगाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? क्या स्वाति ने आपका खर्चा पानी बंद कर दिया है? जय की बात सुनते ही बाकी दोस्त हंसने लगे, जबकि अजिंक्य ने तैश में आकर जेब से एक नोट की गड्डी निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन अजिंक्य रंधावा के पास पैसे कमाने के 100 तरीके मौजूद है। और रही स्वाति की बात, तो यार अब स्वाति इसे बोरियत सी होने लगी है। बोलते हुए अजिंक्य ने एक सांस में शराब गले से नीचे उतारा, फिर होठों को हाथ से रगड़ते हुए कहा, वो तो मेरी लास्ट ईयर की बैक क्लियर नहीं हुई थी, इसलिए उसे पढ़ाया था ताकि अपने प्रोफेसर बाप से कहकर मेरी बैक क्लियर करवा दे। बैक तो क्लियर हो गई, लेकिन वो मेरे पीछे शादी के लिए पड़ गई और कॉलेज कैंटीन में हंगामा करने लगी। उस वक्त मुझे उसे शादी के लिए प्रपोज करना ही सही लगा, लेकिन यार उस दिन के बाद से उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी मुझे दोबारा परेशान करने की। बोलते हुए अजिंक्य ने फिर से अपने ग्लास में शराब उड़ेली। हितेश ने हैरानी से पूछा, क्यों भाई, तेरे प्रपोज करते ही वो क्यों शांत हो गई? उसे तो खुशी में कॉलेज में ढिंडोरा पीटना चाहिए था। हितेश का सवाल सुनते ही अजिंक्य ने बेशर्मों की तरह कहा, किस बात का ढिंडोरा पीटती कि कॉलेज के सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर की बेटी इस अजिंक्य रंधावा के साथ एक रात बिताकर आई है। बल्कि ऐसे खास पल जिनका सबूत सामने रखने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगते। वैसे मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्या है ना, लड़कियों को प्यार की भाषा जल्दी समझ नहीं आती, इसलिए वापस से पुराना हथकंडा अपनाना पड़ा, ब्लैकमेलिंग का। ओ भाई, हितेश ने अजिंक्य के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, बेटा तू अकेले ही मजे कर लेता है, अकेले तो मजे नहीं करता भाई। बोलते हुए अजिंक्य ने पैसे टेबल के बीचों बीच फेंकते हुए कहा, ये हम दोस्तों के मजे के लिए तो है। हाँ, दिमाग और मेहनत मेरी होती है, लड़कियों को ब्लैकमेल करना आसान नहीं होता, लेकिन क्या करें, अब इसी हराम के पैसे से तो ये नाम का म्यूजिक क्लब खड़ा किया है, इसका खर्चा पानी तो निकालना ही पड़ेगा ना। और सही बताऊं तो मुझे भी इस मुफ्त की कमाई की आदत हो गई है, मौज के साथ साथ फ्री के पैसे जो मिलते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं। अनिकेत ने भी हामी भरते हुए कहा, तेरे साथ साथ हम सबकी भी आश है, चीयर्स। और फिर सारे दोस्त शराब का एक और राउंड पीने में मगन हो गए। वैसे अजिंक्य, हितेश ने याद दिलाते हुए कहा, इस बार तेरे जाल में कौन सी चिड़िया फंसने वाली है? कई दिनों से तुझे कॉलेज में किसी भी लड़की के साथ देखा नहीं गया, तो हम लोगों के मन में भी ये सवाल उठने लगा। हितेश का सवाल सुनते ही अजिंक्य ने हंसते हुए कहा, इस बार तो मैंने सोने की चिड़िया पर हाथ मारने का सोचा है, लेकिन इस काम में बहुत सब्र और वक्त चाहिए, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम कॉलेज में अजिंक्य रंधावा का ऐसा रूप देखोगे कि तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अजिंक्य की बात सुनते ही सारे दोस्तों ने उसे जोश दिलाते हुए एक पैक और पिला दिया। अजिंक्य ने शराब को गले से नीचे उतारकर मन ही मन कहा, काव्या राणावत, पहले पहल तो मैं बस तुम्हारी खूबसूरती का ख्याल था, लेकिन जब से पता चला है कि तुम रईस बाप की इकलौती बेटी हो, तो तुम्हें अपना बनाने का पूरा मन बना लिया है। जिंदगी भर का जैकपॉट लगने वाला है मेरा, इसलिए इस खेल को मैं बड़े ही सुकून से खेलने वाला हूँ। उफ, फिर से बिगड़ गया। काव्या ने रूनी सूरत बनाते हुए अपने गिटार की स्ट्रिंग को सेट किया और दोबारा गाने की प्रैक्टिस करने लगी, लेकिन मन तो जैसे कॉलेज में ही अटका हुआ था। अजिंक्य ने मुझसे जवाब मांगा था और वो खुद ही नहीं आए मुझसे मिलने। काव्या को यही परेशानी खाई जा रही थी। आज कॉलेज में अजिंक्य ने उसका जवाब जानने के लिए लाइब्रेरी के बाहर उसे बुलाया था, लेकिन अजिंक्य को आज दिन भर कॉलेज में ना देख काव्या मन ही मन बेचैन हो उठी। कहीं मैंने नोट में जो सवाल छोड़ा था वो देखकर ही तो अजिंक्य मुझसे मिलने नहीं आए। काव्या खुद में बड़बड़ाने लगी, मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया, लेकिन मैंने अपने मन की बात ही तो अजिंक्य तक पहुंचाई है, अब वो स्ट्रेंजर बनकर क्या जवाब देंगे। काव्या, दरवाजे पर छवि के नॉक करने की आवाज आई तो काव्या ने जल्दी से गिटार साइड में रखते हुए जाकर दरवाजा खोल दिया। छवि ने अंदर आते ही सीधे सवाल किया, क्या बात हुई अजिंक्य सर से? तूने मना कर दिया ना उन्हें साफ साफ? छवि का सवाल सुनते ही काव्या ने कंफ्यूज होकर कहा, नहीं यार, आज अजिंक्य सर कॉलेज में मिले ही नहीं।
ओह। छवि जवाब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा उठी, लेकिन ऊपरी भाव से कहा, अरे यार तू कहाँ अजिंक्य सर की बातों में आ गई? उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया होगा तुझे। और वैसे भी अजिंक्य सर तेरी जैसी सीधी सादी लड़की को क्यों ऑफर देंगे? और उनका परफॉर्मेंस तो हमेशा हिट होता है, और उसके लिए तुम जैसी आम लड़की का होना शर्म की बात होगी काव्या। भूल जाओ, हो सकता है अजिंक्य सर ने तुमसे मजाक में कहा हो। बोलते हुए छवि ने आगे बढ़कर काव्या का गिटार उठाते हुए कहा, काफी पुराना है। वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि 15 तारीख को तुम्हें कॉलेज जाना ही नहीं पड़ेगा। आंटी ने मुझे बताया कि तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं। छवि ने याद दिलाते हुए कहा तो काव्या का उदास मन और मुरझा गया। काव्या को उदास देख छवि ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, आई मीन काव्या तेरे लिए तो अच्छा है ना, पढ़ाई से जान छूट जाएगी। अब देख मैं तेरी तरह अमीर फैमिली से नहीं आती, इसलिए मुझे पढ़ाई करके नौकरी के धक्के खाने पड़ेंगे। लेकिन तू तो सोने के महल में राज करने के लिए बनी है। छवि और भी उसे उल्टी सीधी बातें समझा रही थी, लेकिन काव्या सब अनसुना कर चुपचाप अपने गिटार के टूटे हुए स्ट्रिंग को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सपने उड़ान भरने से पहले ही जमीन पर बिखर चुके हैं। काव्या का नोट पढ़ते हुए श्लोक को न जाने कितनी बार यह एहसास हुआ जैसे कि वो खुद की जुबान पढ़ रहा हो। हाँ, उसे भी तो चुप रहने की आदत थी, और उसकी खामोशी को अक्सर उसकी हामी समझ लिया जाता था। श्लोक ने अपने कोर्स की किताब के बीच से एक पैम्पलेट निकाल कर देखा। ऑथर ट्रेनिंग का फॉर्म था। वो कब से इसका पार्ट बनने के लिए बेचैन था, लेकिन अपने डैड हर्षवर्धन मेहरा के जॉब के आगे उसका बस नहीं चलता था। इकलौता बेटा होने के बावजूद श्लोक के मन की आज तक नहीं चली थी। मॉम और डैड उसे बिजनेस की दुनिया में नाम कमाते हुए देखना चाहते थे, जिसके लिए श्लोक को बचपन से ही बिजनेस की दुनिया से रूबरू करवा दिया गया था। मॉम की सोशल पार्टी और डैड की ऑफिस पार्टीज, इसी सब के बीच श्लोक का मन उलझ कर रह गया था। काव्या, श्लोक ने काव्या के नोट को ध्यान से पढ़ते हुए खुद से कहा, शायद हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही सही वक्त पर सही चीजें बोलने से कतराते हैं। मेरी जिंदगी में तुम्हारा इस वक्त आना किसी करिश्मे से कम नहीं है। तुम्हारे नोट का जवाब देते हुए मैं खुद के नए पहलू से मिल रहा हूँ, और सच में मुझे एहसास हो रहा है कि अब तक मैं जिंदगी सिर्फ काट रहा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद जिंदगी का हर दिन खूबसूरत लगने लगा है। खुद से ही बात करते हुए श्लोक ने पेन उठाया और खाली पन्ने में काव्या के नोट का जवाब लिखने लगा। श्लोक क्या खुद के लिए अपने डैड के सामने स्टैंड ले पाएगा, और क्या वो काव्या के सामने अपनी स्ट्रेंजर वाली पहचान ले आएगा? अगली सुबह 9 बजे काव्या कॉलेज पहुंची तो सीधे लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। उसे जल्दबाजी में लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देख छवि ने टोका, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो काव्या? काव्या ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मुझे किताब इशू करवानी है। बोलते हुए वो तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे खड़ी छवि को काव्या की हरकतें अजीब लगी तो उसने मन ही मन कहा, कहीं काव्या मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। काव्या तेजी से कॉरिडोर में आगे बढ़ रही थी कि तभी किसी के मजबूत कंधे से वो टकरा गई। काव्या गिरने को हुई कि तभी सामने वाले मजबूत हाथों ने उसे थाम कर सीधा करते हुए कहा, सॉरी। काव्या ने जल्दी से अपने कपड़ों को सही करते हुए कहा, सॉरी गलती मेरी है, मैं जरा जल्दी में थी। बोलते हुए काव्या साइड से निकल गई बिना उस शख्स का चेहरा देखे जिससे उसकी टक्कर हुई थी। काव्या के वहां से जाते ही श्लोक के होठों पर मुस्कुराहट बिखर आई। ये लड़के भी ना, जरूर नोट पढ़ने की जल्दी होगी। श्लोक खुद में बड़बड़ाया, फिर धीरे धीरे कदम उठाकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। लाइब्रेरी के दरवाजे पर काव्या की मुलाकात अजिंक्य से हो गई। वो हाथ में किताब पकड़े लाइब्रेरी से बाहर ही आ रहा था कि काव्या को सामने देख रुक गया। हेलो काव्या, अजिंक्य ने मुस्कुराकर कहा तो काव्या सकपका गई। अजिंक्य ने आज सफेद रंग की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। अपने रोज के पहनावे से आज थोड़ा अलग लग रहा था। आती जाती कई लड़कियां उसके इस नए लुक को निहार रही थी, लेकिन अजिंक्य की नजर सिर्फ काव्या के ऊपर ही टिकी थी। क्या हुआ? अजिंक्य ने पूछा। मुझे देखकर घबरा क्यों गई? नहीं, काव्या ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मैं जरा जल्दी में थी, लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है जो तुम इतनी हड़बड़ाहट में अंदर जा रही हो। अजिंक्य ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो काव्या को हंसी आ गई। अजिंक्य ने उसकी प्यार भरी हंसी देखकर मदहोश आवाज में कहा, तुम हंसते हुए और भी अच्छी लगती हो। अजिंक्य की बात सुनते ही काव्या की हंसी पर ब्रेक लग गया और वो अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाने लगी। काव्या को अजीब न लगे इसलिए अजिंक्य ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, वैसे तुम्हें मेरे साथ परफॉर्म नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैंने बस तुम्हारे सामने एक सजेशन रखा था। इट्स ओके, अगर तुम साथ में गाना नहीं चाह रही हो। नहीं सर, काव्या ने कहना ही चाहा कि अजिंक्य ने टोका। सर अजिंक्य, सर लगाने को मना किया था ना? काव्या ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी बात नहीं है अजिंक्य, मैं आपके साथ परफॉर्म करना चाहती हूँ, लेकिन शायद फ्रेशर पार्टी के दिन मेरा आना मुश्किल हो जाए, इसलिए कोई वादा नहीं कर सकती। बोलते हुए काव्या ने शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुका लिया तो अजिंक्य ने हल्की से उसका कंधा थपथपाकर हौसला बढ़ाते हुए कहा, हे इट्स ओके, एक परफॉर्मेंस ही तो है, नॉट अ बिग इशू। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम शायद अभी पब्लिक अपीयरेंस के लिए रेडी नहीं हो। वैसे अगर तुम परफॉर्म करोगी तो छा जाओगी, शायद मेरे से भी ज्यादा। बोलते हुए अजिंक्य ने काव्या की तरफ प्यार भरी मुस्कुराहट उछाली और गुनगुनाते हुए चला गया। अजिंक्य का ये रूप देख काव्या को मन ही मन खुशी हुई। उसने खुद से ही कहा, स्ट्रेंजर बनकर मेरे मन की बात जानने का ये बहुत अच्छा ट्रिक निकाला है अजिंक्य, जो बात मैं सीधे आपके मुंह पर नहीं बोल पाती हूँ वो नोट के जरिए आपको समझाना कितना आसान हो गया है। वैसे सुबह सुबह आपका लाइब्रेरी से बाहर आना फिर से इस बात की गवाही देता है कि आप ही मेरी स्ट्रेंजर हो। स्ट्रेंजर माय फुट, छवि ने गुस्से में कहा। काव्या का पीछा करते हुए वो लाइब्रेरी तक आ पहुंची थी और यहाँ जैसे ही उसने अजिंक्य और काव्या को साथ देखा उसका मन फिर से जलन के मारे कुड़ने लगा। स्ट्रेंजर वाली बात सुनते ही छवि का पारा और चढ़ गया। उसने उंगलियों के नाखून लगभग दीवार में गड़ाते हुए कहा, काव्या तुम भूली बनकर अजिंक्य को अपने जाल में इस तरह से फंसा रही हो। अब समझ आया कि आजकल तुम्हें लाइब्रेरी आने की इतनी जल्दी क्यों रहती है।
बहुत हो गया इस स्ट्रेंजर का खेल, अब देखो मैं क्या करती हूँ। गुस्से में बड़बड़ाते हुए छवि लाइब्रेरी के अंदर जाती हुई काव्या को देखकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। लाइब्रेरी के अंदर जाते ही काव्या सीधे रो नंबर 4 में पहुंची। वहां टेबल पर पहले से ही किताब मौजूद थी। उसने जल्दी से किताब उठाकर अंदर से नोट निकाला और आराम से कुर्सी पर बैठते हुए वो नोट पढ़ने लगी। डियर नाइटिंगेल, कभी कभी खुद के लिए आवाज उठाना जरूरी पड़ जाता है। हम कई फैसले खुद के लिए नहीं ले पाते और फिर दूसरों को इसका कारण मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो हम खुद से झूठ बोलते हैं। तुम अपनी आवाज को अपनी पहचान बना सकती हो, कोशिश तो करके देखो, क्या मालूम आगे रास्ता खुद ब खुद निकल आए। तुम्हारी बातों से ही आज मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि मैं तुमसे पूछ सकूं, क्या हम दोनों मिल सकते हैं? अगर तुम्हें सही लगे तो वक्त और जगह अपने अगले लेटर में बता देना। तुम्हारा स्ट्रेंजर। नोट पढ़ते ही काव्या का मन खिल उठा। जो फैसला करने में उसे उलझन हो रही थी वो एक पल में सुलझ गया था। उसने दोबारा नोट लिखकर उस किताब में डाला और उसे वहीं छोड़ दिया। काव्या की उस जगह से हटते ही छवि वहां पर आ पहुंची। उसने किताब उलट पलट कर देखा तो अंदर से काव्या का लिखा लेटर झांक रहा था। छवि ने फट से कागज का वो टुकड़ा वहां से हटा दिया और किताब वापस टेबल पर रखकर बेफिक्र अंदाज में लाइब्रेरी से बाहर आ गई। उसने नोट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए कहा, तो ये चक्कर चला रही हो तुम काव्या? अजिंक्य के नजदीक आने की कोशिश कर रही हो? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। न तुम उसके साथ गाना गाओगी और न ही मैं तुम्हें उससे मिलने जाने दूंगी। छवि ने हाथ में पकड़े नोट को दोबारा खोलकर पढ़ा। डियर स्ट्रेंजर, तुमने अपनी पहचान मुझसे छुपाए रखी थी, लेकिन मुझे पता है कि तुम अजिंक्य हो और मुझसे बात करने का जो नायाब तरीका तुमने निकाला है मुझे वो काफी पसंद आया। तुमने मुझे काफी हिम्मत दी है अजिंक्य, और हाँ, मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। रही बात मिलने की, तो कल सुबह 9 बजे यहीं लाइब्रेरी में मिलते हैं। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारी नाइटिंगेल। असली नाम तो तुम्हें खुद पता है, काव्या राणावत। नोट को वापस फोल्ड करते हुए छवि ने मन ही मन कहा, इस स्ट्रेंजर और नाइटिंगेल का क्लाइमेक्स तो मैं लिखूंगी। देखना काव्या, अजिंक्य तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। वैसे भी मैं तुमसे लाख गुना बेहतर हूँ। अजिंक्य का ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए, तेरी जैसी आम लड़की पर नहीं। छवि ने नोट अपनी जीन्स के पॉकेट में रख लिया और काव्या को रोकने की तरकीब सोचने लगी। काव्या खुशी में झूमते हुए क्लास पहुंची। उसे बस इंतजार था तो अजिंक्य से दोबारा मिलकर उसे अपना फैसला सुनाने का। मन ही मन उसने फ्रेशर्स पर परफॉर्मेंस देने के लिए खुद को मना लिया था। इधर श्लोक लेक्चर पूरा करके लाइब्रेरी की तरफ ही जा रहा था कि अजिंक्य ने उसका रास्ता रोककर पूछ लिया, आजकल कहाँ रहता है श्लोक? क्लास से ज्यादा तो तुझे लाइब्रेरी के आसपास मंडराते हुए देखता हूँ। कहीं कोई पढ़ाकू पसंद तो नहीं आ गई? अजिंक्य का मजाक सुन श्लोक ने सिर झटकते हुए कहा, नहीं, बस वो फाइनल एग्जाम है, इसलिए डबल मेहनत की जरूरत है। ओह गॉड। अजिंक्य ने श्लोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतना पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा। आ चल मेरे साथ कैंटीन में चलकर चाय पी ले। नहीं, मैं ठीक हूँ। श्लोक ने कहने की कोशिश की, लेकिन तब तक अजिंक्य उसे जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ कैंटीन ले गया। वहां पहले से ही अजिंक्य के दोस्त टेबल घेरे बैठे थे। श्लोक भी चुपचाप एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। अजिंक्य ने उसके लिए 1 कप चाय ऑर्डर कर दी और सब दोस्त गप्पे हाँकने लगे। फ्रेशर्स पार्टी का ही डिस्कशन चल रहा था। श्लोक ने भी ऊपरी भाव से पूछ लिया, अजिंक्य, तूने उस जूनियर से बात की साथ में परफॉर्मेंस के लिए? श्लोक का सवाल सुन अजिंक्य ने कंधे झटकते हुए कहा, हाँ यार, लेकिन लगता है वो मेरे साथ परफॉर्मेंस करने से हिचकिचा रही है। कोई नहीं, मैं अकेले ही परफॉर्म कर लूंगा। बोलते हुए अजिंक्य ने चाय की चुस्की ली तो इधर श्लोक ने लंबी सांस छोड़ी। अच्छा है। श्लोक ने मन ही मन कहा। अजिंक्य का ध्यान खुद ब खुद ही काव्या पर से हट गया। अब मैं काव्या से सामने से बात कर सकता हूँ और उसे अजिंक्य से दूर रहने की भी सलाह दे सकता हूँ। छवि आखिर क्या करने वाली है काव्या के नोट के साथ? क्या सच में अजिंक्य का ध्यान काव्या से हट चुका है? कैंटीन में श्लोक अजिंक्य और उसके दोस्तों के साथ बैठा चाय पी रहा था। तभी काव्या कैंटीन में आ पहुंची। कैंटीन में काव्या को देखते ही अजिंक्य के दोस्त ने उसे इशारा किया तो अजिंक्य संभल कर बैठ गया। काव्या को अपनी टेबल की तरफ आता हुआ देख श्लोक भी सकपक आ गया। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और मन ही मन सवाल किया, कहीं काव्या ने मुझे लाइब्रेरी में उस किताब के साथ देख तो नहीं लिया था? क्या उसे मालूम चल गया है कि मैं ही उसे नोट भेजता हूँ? हेलो अजिंक्य सर। काव्या की मीठी आवाज श्लोक के कानों में भी पड़ी। उसने कनखी से देखा तो काव्या अजिंक्य के पास खड़ी उससे बात करने में मगन थी। काव्या का तो 1% भी ध्यान श्लोक के ऊपर नहीं गया। अजिंक्य भी मुस्कुराकर काव्या की हाँ में हाँ मिला रहा था। दोनों को इस तरह देख श्लोक को अंदर ही अंदर काफी बुरा महसूस होने लगा। 2 मिनट बात करके काव्या वहां से जाने को हुई तो अजिंक्य उसे कैंटीन के बाहर छोड़ने चला गया। श्लोक से अब वहां बैठा नहीं गया तो वो भी अपनी कुर्सी से उठकर कैंटीन से बाहर निकल आया। वही कैंटीन के गेट पर उसने काव्या को कहते हुए सुना, मैं काफी एक्साइटेड हूँ अजिंक्य, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ इतना आसान हो जाएगा मेरे लिए। काव्या की बात का जवाब देते हुए अजिंक्य ने कहा, क्यों नहीं होता आसान? वैसे भी तुम जो चाहो वो कर सकती हो। ट्रस्ट यू और भरोसा रखो, ये परफॉर्मेंस तुम्हारे लिए बहुत यादगार बनने वाला है। अगर तुम चाहो तो हम प्रैक्टिस के लिए म्यूजिक क्लब में भी मिल सकते हैं। वीकेंड पर प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं सोचकर बताऊंगी, काव्या ने कहा तो अजिंक्य ने अपना मोबाइल निकालकर उससे नंबर एक्सचेंज करते हुए कहा, जरा जल्दी बताइएगा मैडम, वैसे भी आप सोचने में काफी टाइम लेती हैं। अजिंक्य की बात सुन काव्या हंसते हुए बोली, हाँ लेकिन फैसला दुरुस्त करती हूँ। ओके बाय। बोलते हुए काव्या आगे बढ़ गई। काव्या के वहां से जाते ही अजिंक्य भी मुस्कुराकर कैंटीन के अंदर चला गया। बेचारा श्लोक अपना सा मुंह लेकर रह गया। कहाँ वो काव्या को अजिंक्य से दूर रखने की बात सोच रहा था और किस्मत ने उसे ही काव्या से दूर कर दिया। श्लोक ने मन ही मन खुद को समझाया, श्लोक, हो सकता है काव्या बस फ्रेशर्स पर परफॉर्म करने के लिए ही अजिंक्य से बात कर रही हो। वैसे भी वो अपने मन की बात उससे शेयर करती है। तू है उसका स्ट्रेंजर। हाँ, बस उससे ये बात पता नहीं है, लेकिन मैं जल्दी उसे बता दूंगा। वैसे आज के नोट में मैंने उससे मिलने की रिक्वेस्ट की है।
अभी लाइब्रेरी जाकर उसका जवाब देखता हूँ, हो सकता है वो मुझसे मिलने के लिए मान गई हो। खुद को दिलासा देते हुए श्लोक लाइब्रेरी की तरफ चला गया। लाइब्रेरी पहुंचकर श्लोक को किताब तो टेबल पर रखी मिली, लेकिन अंदर कोई नोट नहीं मौजूद था। श्लोक ने परेशान होकर टेबल के इधर उधर गौर से देखा, फिर किताब को अच्छे से खंगाल डाला, लेकिन काव्या का लिखा कोई नोट मौजूद नहीं था। ये कैसे हो सकता है? श्लोक ने खुद से कहा। काव्या ने आज कोई नोट क्यों नहीं छोड़ा है? क्या उसे पता चल गया कि मैं उसे ही नोट लिखता हूँ और उसे बुरा लग गया? वैसे भी वो मुझे जानती कहाँ है, लेकिन कुछ तो जवाब दे देती। मैं इसका मतलब क्या समझूं? हैरान और परेशान श्लोक किताब को बैग में डाल लाइब्रेरी से बाहर आ गया। वो भारी भारी कदमों से कॉलेज गेट की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसके सामने से अजिंक्य बाइक से गुजरा। श्लोक ने निगाह उठाकर सामने देखा तो एक बार फिर से उसके दिल में टीस सी उठी। अजिंक्य बाइक लेकर काव्या के सामने खड़ा था और दोनों ही बहुत खुश दिख रहे थे। देखते ही देखते काव्या अजिंक्य की बाइक पर बैठ गई और कॉलेज से दोनों साथ ही बाहर निकल गए। श्लोक बुझे बुझे कदमों से उस दिन घर पहुंचा था। एक तो वैसे ही मूड खराब था, ऊपर से हर्षवर्धन मेहरा ने उसके कॉलेज से आते ही एक फॉर्म उसके सामने करते हुए कहा, श्लोक, ये फॉर्म भर दो। मैं चाहता हूँ कि फाइनल एग्जाम ओवर होते ही तुम मास्टर्स के लिए लंदन चले जाओ, और कुछ बिजनेस के कोर्सेज भी हैं जिनका सीखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ग्रुप को एक नई उड़ान दो। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट इस महीने की 15 तारीख है, इसलिए सब कुछ भूलकर आगे की पढ़ाई के बारे में सीरियस हो जाओ। बोलते हुए हर्षवर्धन मेहरा ने थोड़े गुस्से में श्लोक की हथेली पर ऑथर प्रोग्राम का पैम्पलेट रखते हुए कहा, अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। काफी लकी हो कि इतने बड़े इंडस्ट्री के मालिक के इकलौते बेटे हो। सब कुछ आसानी से मिल सकता है, इसलिए फालतू के सपने देखना बंद कर दो। श्लोक ने पैम्पलेट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया और चुपचाप फॉर्म उठा लिया। पिछली रात तक जो जोश उसमें भरा था वो अचानक से ही गायब हो गया। शांति से वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया तो सोफे पर बैठी सरिता मेहरा ने चिंता जताई। कमाल है, आज श्लोक ने आपसे कोई बहस नहीं की और एक ही बार में आपके फैसले पर हामी भी भर दी। सरिता की बात सुन हर्षवर्धन मेहरा ने लापरवाही से कहा, समझ गया होगा कि मेरी बात मानने में ही उसकी भलाई है, वरना राइटर बनकर धक्के खाते फिरेगा। अपने कमरे में आकर श्लोक ने फॉर्म को टेबल पर रखा और ऑथर प्रोग्राम के पैम्पलेट को फाड़कर डस्टबिन में फेंक डाला। मन निराशा से भर चुका था और अब उसे कोई भी नई चीज करने में दिलचस्पी नहीं रही थी। श्लोक ने लंबी सांस छोड़ी और खुद को समझाया, कोई बात नहीं श्लोक, बुरा सपना समझकर भूल जा। वैसे भी आज तक किसी भी लड़की को तुझमें कोई खास बात दिखी नहीं है, तो काव्या को कैसे नजर आ जाती? और मैं खुद ही तो उससे सामने से बात करने नहीं गया। हाँ, वो और लड़कियों से अलग है, लेकिन अब वो अजिंक्य को पसंद करने लगी है, तो मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला? इसलिए श्लोक, चुपचाप कॉलेज जा और फाइनल एग्जाम की तैयारी कर। नाउ नो डिस्ट्रैक्शन। खुद को समझाते हुए श्लोक बेड पर औंधे मुंह लेट गया, लेकिन नींद में भी उसका मन काव्या के सपने बुनने में लगा था। बहुत मुश्किल होता है उस इंसान को भूलने की कोशिश करना जिसे आप अनजाने में अपने दिल में जगह दे देते हो। शायद श्लोक के लिए भी ये काफी मुश्किल वक्त था, लेकिन काव्या के लिए ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। अजिंक्य का साथ पाकर वो हवाओं में उड़ने लगी थी। जो काव्या छोटे छोटे फैसले करने में वक्त लगा देती थी, अब वही काव्या अपने पर फैलाए आजादी का मजा चखने में मगन थी। आते जाते कॉलेज में श्लोक अक्सर ही अजिंक्य और काव्या को साथ में देख लेता था। फ्रेशर्स के परफॉर्मेंस के बहाने दोनों इकट्ठे ही कई बार उसे गपशप लगाते हुए दिखते। उस दिन के बाद से ना तो श्लोक को लाइब्रेरी में काव्या दिखी, ना ही उसका लिखा हुआ कोई नोट मिला। अजिंक्य और काव्या की दोस्ती को कॉलेज की बाकी लड़कियां बड़े ही जलन अंदाज में देख रही थी और छवि तो उसमें पहले नंबर पर थी। जो काव्या कल तक उससे एक बात शेयर करती थी, उस काव्या ने अचानक से उससे बात छुपाना शुरू कर दिया था। छवि भी मौके की तलाश में थी जब वो काव्या को मुंह के बल गिराए और उसे जल्द ही मौका मिल गया। देखते ही देखते फ्रेशर्स पार्टी का दिन आ चुका था। सुबह ही सुबह काव्या के मोबाइल पर अजिंक्य का मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग पार्टनर, आज तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी और उसके बाद मेरे साथ म्यूजिक क्लब चलोगी। पिछले 15 दिन से तुमने टाल मटोल की थी, लेकिन आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। मैसेज पढ़ते ही काव्या मुस्कुरा उठी। उसने बिस्तर पर रखा अपना ड्रेस देखा, मरून रंग का अनारकली सूट था। काव्या ने मोबाइल टेबल पर रखते हुए एक गिफ्ट पैकेट निकाला और उसके रैपर पर हाथ फेरते हुए खुद से बोली, अजिंक्य, इतने दिनों तक तुमने अपनी स्ट्रेंजर वाली पहचान मुझसे छुपाए रखी, लेकिन आज परफॉर्मेंस के बाद मैं तुम्हें ये तोहफा देकर तुमसे सच उगलवा ही लूंगी। शायद मुझे अनजान रखने के लिए इतने दिनों से तुमने लाइब्रेरी में कोई नोट नहीं छोड़ा हो, लेकिन मैं अपने स्ट्रेंजर के लेटर काफी मिस कर रही हूँ। वो लेटर हम दोनों के बीच की तीसरी जुबान है और मैं उन्हें कभी खोना नहीं चाहती। अजिंक्य और काव्या की नजदीकियों ने श्लोक के प्यार का भरम भी तोड़ दिया। क्या श्लोक अपने सपनों की भी कुर्बानी दे देगा? Subscribe for more episodes.